हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे हमारी मैराथन क्लास, जितने भी हमारे डिफेंस एग्ज़ाम हैं, सीडीएस, सीपीएफ, एफकाट और जो हमारा एनडीए के एग्ज़ाम है, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, देखिए काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि सर वीडियो फेस के साथ पहली बात तो दिल्ली में आपको पता है पूरा कंप्लीट लॉकडाउन है, जिसके कारण हम क्लास नहीं ले पा रहे। मैं घर से ही क्लास दे रहा हूँ। दूसरी बात ये है, आपको मेरी शक्ल से इतना मतलब नहीं होना चाहिए जितना आपको पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। सो बस वही चीज़ ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। ये मेरी फ़ोटो है, इसको क्लिक करके अपने घर पे जो है जब पढ़ते होते हो ना तो सामने लगा लेना, तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। चलो नेवर माइंड, चलते हैं जी आगे। हम डिस्कस करेंगे आज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे डिफेंस एग्जाम्स के लिए। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितने भी लेक्चर्स होंगे, पीडीएफ्स होती हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर की जाती हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। यहाँ पे सारी पीडीएफ, सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। मेरे साथ यहाँ पे 1,38,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलते रहते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। इनमें से जो नेशनल पार्क्स हैं, इनको आपने नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में लगाना है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ लगाना है। क्योंकि इंडिया के हैं तो मैंने भारत वर्ड यूज़ कर दिया। तो पहले तो देखते हैं जी इंद्रावती नेशनल पार्क है कहाँ पे? डेट इज़ इन द छत्तीसगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको लोकेशन भी पता होने चाहिए। डेट इज़ नागरहोल इज़ इन द कर्नाटक, ठीक है। और माधव नेशनल पार्क है, डेट इज इन द मध्य प्रदेश। जिम कॉर्बेट, डेट इज इन द उत्तराखंड, ठीक है। सो लगाओ जी, लोकेशन लगाते हैं। सो पहले बनेगा आपका थर्ड ऑप्शन, क्योंकि नॉर्थ में बिल्कुल आपकी उत्तराखंड आती है। फिर आपके उसके बाद आएगी मध्य प्रदेश, बिल्कुल सेंट्रल इंडिया, चौथा ऑप्शन। फिर नीचे चले जाते हैं तो बनता है आपका छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, वन ऑप्शन। और एंड में आपका कर्नाटक वाला पार्ट, सेकेंड ऑप्शन। 3412 इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज सी ऑप्शन 3412। दिस इज द करेक्ट आंसर 3412। अगला देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम। पहली बात तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो होते हैं कि जब हमारे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे राज्यों को, स्टेट्स को कुछ डायरेक्टिव्स दिए हों, उनको आदेश दिए हों, उनको निर्देश दिए हों कि आपने ऐसा करना है। और ये स्टेट जब भी करती है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे स्टेट में, हमारी कंट्री में क्या कर रही है? वेलफेयर ऑफ द स्टेट कर रही है। तो इसका मतलब मेन उद्देश्य क्या है इनका? वेलफेयर। दूसरा मेन उद्देश्य क्या है इनका? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करना। हमारे देश में सोशल एंड इकोनॉमिक मतलब सामाजिक और आर्थिक जो है डेमोक्रेसी आपको प्रोवाइड करना, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उद्देश्य है। तो अब बात करते हैं कि कौन से संविधान से लिए गए हैं। तो हमने लिए हैं आयरलैंड से, आयरलैंड संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं। अब बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, ये आते हैं आपके आर्टिकल 36 से 51 नंबर आर्टिकल तक आते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स जो होते हैं, ये आपके से ये पूछा जाता है कि ये जस्टिसेबल हैं या नहीं हैं। सो दे आर नॉट जस्टिसेबल, ध्यान रखना। सिर्फ आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो ही जस्टिसेबल होते हैं, बाकी कुछ भी जस्टिसेबल नहीं है, ना ही आपकी फंडामेंटल ड्यूटी, ना ही आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। आयरलैंड इज द राइट आंसर। आयरलैंड में आप और दो तीन चीज़ें और याद कर सकते हैं। आपका जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन मेथड है वो हमने आयरलैंड से लिया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट करता है 12 लोगों को, वो सारा प्रावधान हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फ्रांस वर्ड की बात करते हैं तो फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी वर्ड ये जो यूज़ किए गए हैं आपके प्रेम्बल में, ये वर्ड हमने लिए हैं। जर्मनी से हमने लिया है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं ये सस्पेंड हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी के टाइम पे। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से हमने लिया है रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट हमने लिया है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने लिया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लिया है, रिट वर्ड का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया है, बाई कैमरलिज्म यानी कि द्वितीय विधान पालिका जिसमें 2 हाउसेस की बात आती है, वो भी ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ से लिया है, तो आपका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। जितना भी
75% हिस्सा जो है हमारा संविधान का 3/4 हिस्सा वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन, आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर। आयरलैंड, आंसर इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। डीडीटी के अंदर क्या चीज़ नहीं होती? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीडीटी? सो दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। यहाँ पे डाइक्लोरो, क्लोरो वर्ड आया मतलब क्लोरीन आ गया, ये हो गया डाइक्लोरो। डाइफिनाइल, ये हो गया डाइफिनाइल। ठीक है, ट्राइक्लोरो, ये हो गया ट्राइक्लोरो, और इथेन। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो इसमें कौन सा पार्ट नहीं होगा? कार्बन तो है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, फॉस्फोरस नहीं है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। कुछ फैक्ट आप याद कर लेते हैं इसमें से। जो कार्बन है, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, जैसे कि आपका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये आपके एलोट्रॉप्स होते हैं। डायमंड की बात करें तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है ये, और हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कम है डायमंड का। डायमंड माइंस है हमारी इंडिया में, वो कौन है? पन्ना माइंस। पन्ना माइंस कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अभी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज़ में था, जो हमारा 12th बायोस्फीयर रिजर्व बना था मध्य प्रदेश में, और जो कैटेगरी में यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में ऐड किया गया था। अदरवाइज हमारे टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, याद होने चाहिए। ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट जो है लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ये जो लेड पेंसिल होती है, लेड पेंसिल, उसमें आपका ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट एज ए मॉडरेटर यूज़ किया जाता है, आपका मंदक की तरह यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर में, याद रखिए। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो लाइटेस्ट आपका एलिमेंट है, ये सबसे हल्का एलिमेंट है। हाइड्रोजन ज्वलनशील है, इसको इसीलिए इसका यूज़ नहीं करते, बैलून्स वगैरह के अंदर यूज़ नहीं करते। तो बैलून्स वगैरह में कौन सी गैस को यूज़ किया जाता है? हीलियम का यूज़ किया जाता है। फॉस्फोरस में दो तरीके के हैं, रेड फॉस्फोरस और आपका वाइट फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस जो है ये ज्वलनशील होता है, इसीलिए इसको पानी के अंदर हम इसको स्टोर करके रखते हैं। रेड फॉस्फोरस आपका जो मैचेस होती हैं, मतलब माचिस की तीलियाँ, वो उसमें फास्फोरस होता है। क्लोरीन की बात करें तो वाटर प्यूरिफिकेशन में आपको हेल्प करता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी वगैरह यूज़ करते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। अगला देखते हैं, इंडियन फेडरेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द यूनिटरी वन। क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। इंडियन फेडरेशन जो है उसको यूनिटरी बनाना है। फेडरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पावर्स आपकी डिवाइडेड होती हैं, पावर्स डिवाइडेड, या फिर आप कह सकते हो डिसेंट्रलाइज्ड पावर होती हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या हो गया कि पावर का विभाजन हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल सेंटर में, स्टेट में और आपकी लोकल गवर्नमेंट में, यहाँ पे अलग अलग पावर्स हैं, तो दैट इज कॉल्ड फेडरेशन। जब हम बात करें कि यूनिटरी की, इसमें सारी जगह पे चीज़ें खत्म और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रह जाएगी। ये बात करता है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, और जो फेडरेशन है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो सकती है। अब बात यह है कि ये कब कन्वर्ट हो सकती है? सिर्फ एक केस के अंदर, एमरजेंसी सिचुएशन में। और ये एमरजेंसी कौन सी होनी चाहिए? राष्ट्रीय, नेशनल एमरजेंसी होनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं, एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शंस, गलत। बाय 2/3 डिसीजन ऑफ द पार्लियामेंट, गलत। लेजिस्लेचर और स्टेट पास करे रेजोल्यूशन, गलत। एमरजेंसी के टाइम पे, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ड्यूरिंग द नेशनल एमरजेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेशनल एमरजेंसी जो है आपकी आर्टिकल 352 में लिखी गई है, 352 में लिखी गई है। नेशनल एमरजेंसी जो होती है वो 3 कारणों से लग सकती है आपकी: एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर और आपका आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, इन 3 कारणों से लग सकती है। पहले आर्म्ड रिबेलियन की जगह के ऊपर वर्ड होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड होता था। ये इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड हमने आर्म्ड रिबेलियन में 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दौरान हमने चेंज किया है, याद रखिए। 3 बार हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है। पहली एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण 1962 इंडिया चाइना, वॉर के कारण 1971 इंडिया पाकिस्तान, इंटरनल डिस्टर्बेंस इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लगी थी। फखरुद्दीन अली अहमद वाज द प्रेसिडेंट दैट टाइम। क्लियर? तो ये चली थी, और आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, राइट आंसर। अगला देखते हैं, इनमें से ऐसी कौन सी समिति है, कौन सी ऐसी कमेटी है जो सारफेसी एक्ट के साथ डील करती है? सारफेसी के थोड़े से स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, यहाँ पे सारफेसी होता है इस तरीके से, सारफेसी। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट,
ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, जो आपका आया था 2002 में, सारफेसी एक्ट 2002 में। अब बात यहाँ पे ध्यान समझना है कि क्या सारफेसी एक्ट जो आया था ये किसके साथ संबंधित था। सारफेसी एक्ट में होता है कि अगर सपोज करो कि आप बैंक से लोन ले लेते हैं तो आपको सारफेसी एक्ट के दौरान जो आपकी प्रॉपर्टी को बेच के आपसे पैसा ले लिया जाता है। तो ये 2002 का एक्ट जो है नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशन से आया था। नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशन से, नरसिम्हम कमेटी जो है ये हमेशा बैंकिंग रिफॉर्म्स के साथ ही संबंधित होती है। 1975 में जब आपका आरआरबी बना था, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक, तो भी नरसिम्हम कमेटी थी। नरसिम्हम कमेटी 1991-1992 में बैठी थी जब बैंकिंग रिफॉर्म जो है आपके 1 वाले हुए थे। बैंकिंग रिफॉर्म जब 2 वाले हुए थे 98-99 में देखने को आपको मिला था। 97-98 में जब आपके सेकंड रिफॉर्म आए थे बैंकिंग रिफॉर्म में, तब भी नरसिम्हम कमेटी थी। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। राजा चिलेह कमेटी, राजा चिलेह कमेटी जो थी टैक्स रिफॉर्म के लिए आपकी कमेटी थी, याद रखिए। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी आबिद हुसैन कमेटी। आबिद हुसैन जो कमेटी थी ये आपकी एमएसएमईज के लिए थी। एमएसएमईज दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट 2006, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट 2006। आंसर इसमें क्या बनने वाला है? डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। नरसिम्हम कमेटी इज द करेक्ट आंसर, नरसिम्हम कमेटी। अगला देखते हैं, मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं ये किसकी मॉडिफिकेशन होती हैं? मेमरी ग्लैंड्स मदर के थ्रू मतलब जो मिल्क सिक्रीट करती हैं। मेमरी ग्लैंड से जब मिल्क सिक्रीट होता है तो मैं आपको बता दूं मिल्क के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgA एंटीबॉडी होती है जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती है। मिल्क के अंदर जो है आयरन और आपका विटामिन सी नहीं होता, बस इतना याद रखना, आयरन और विटामिन सी नहीं होता। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि मेमरी ग्लैंड्स किसकी मॉडिफिकेशन होती है? वो सीबेशियस ग्लैंड की मॉडिफिकेशन होती है। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा। सेरुमिनस ग्लैंड ये क्या करते हैं? ईयर वैक्स पैदा करते हैं, हमारे कान में ईयर वैक्स पैदा करते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद आती है कान के साथ, आपके कान में 3 बोन्स हैं, वो है मिस बोन कहते हैं उसको, मिस मेलियस इंकस स्टेप्स। जो स्टेप्स होती है वो पूरे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी बोन है। मिल्क ग्लैंड की बात करते हैं तो ये नहीं होगा, मिल्क ग्लैंड इज ऑल्सो द मेमरी ग्लैंड्स, बट मॉडिफिकेशन पूछा था तो सीबेशियस ग्लैंड की मॉडिफिकेशन होती है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर, सीबेशियस ग्लैंड। अगला देखते हैं, वो हु डज साइन ऑन द इंडियन करेंसी नोट ऑफ ₹1। ₹1 के ऊपर किसके साइन होते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, या अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ वित्त सचिव, वित्त सचिव के साइन होते हैं। सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, क्या जितने भी कॉइन्स होंगे, जितने भी सिक्के होंगे आपके, वो सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ₹1 का नोट की बात करूं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, लेकिन इसके ऊपर साइनिंग अथॉरिटी होती है आपकी सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ₹2 और प्लस जितने भी बड़े नोट्स होंगे वो आपके आरबीआई द्वारा स्टार्ट किए जाएंगे, और साइन किसके होंगे? आपके आरबीआई गवर्नर के। साइन किसके होंगे? आरबीआई गवर्नर के। ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। गवर्नर आरबीआई की बात करें, अभी हमारे 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं शक्तिकांत दास जी। गवर्नर क्या करता है? प्रॉपर तरीके से जो आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसके भी चेयरमैन होते हैं और आरबीआई की मेन एक्टिविटीज़ को देखता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ 2 होते हैं, जहाँ आरबीआई के 2 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना मतलब क्या होगा कि प्राइस को स्टेबल बना के रखना, ठीक है, और दूसरा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास करना भी इनका मेन उद्देश्य है। ये 2 ही मेन उद्देश्य हैं आपके आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर आपकी फिस्कल पॉलिसी देते हैं। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? जो भी टैक्स लेना देना, जो भी बचाना, या कुछ भी अगर आप चेंजेस करते हो तो टैक्स ये संभालता है आपका। फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ चीज़ें संबंधित होती हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री को कंफ्यूज नहीं करना फाइनेंस कमीशन के साथ। फाइनेंस कमीशन क्या होता है? जो भी आपका टैक्स डिवाइड होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, जब कोई भी ग्रांट्स डिवाइड होती हैं सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में, वो फाइनेंस कमीशन करता है अंडर आर्टिकल 280 में। फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है? फिस्कल पॉलिसी बनाती है जिसके अंदर हम टैक्स को मैनेज करते हैं, कहाँ खर्चा कहाँ नहीं खर्चा, वो सारी चीज़ें। चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अब प्लानिंग कमीशन की जगह के ऊपर आपका नीति आयोग है, द थिंक टैंक ऑफ द कंट्री, और पॉवर्टी सिचुएशन को नीति आयोग संभालता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। अगला देखिए जी क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से ऐसा कौन सा जो ऑर्गन है
उसे हम क्या कहते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम फंक्शन है वो आपके स्किन के देखने को आपको मिलते हैं। पहली बात तो जो स्किन है आपका वो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा, स्किन से निकलता है स्वेटिंग, ठीक है, पसीना। पसीना निकलता है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी बॉडी से जो यूरिया वगैरह निकलता है, पसीना वगैरह निकलता है, एक्सेस सॉल्ट निकलते हैं, बॉडी मेंटेन रहती है आपकी। और दूसरी बात, ये प्रोटेक्शन करती है हमारी बॉडी इन्फेक्शन से, बाहरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करके हमें रखती है, और मसल वगैरह को, टिश्यूज़ वगैरह को प्रोटेक्ट करके रखेगी। और दूसरी बात ये है कि हमारी स्किन जो है आपकी ऑप्टिमम टेम्परेचर वगैरह बनाने में भी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी आपको हेल्प करती है। सो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, और पिट्यूटरी मतलब जो आपकी पीयूष ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। और यहाँ से सारे हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं यहाँ से, और हाइपोथैलेमस से होके निकलते हैं। हाइपोथैलेमस जो है ये हमारा डेट इज हंगर कंट्रोल सेंटर है, और आपका थ्रस्ट कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। पैंक्रियास की बात करें, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है ये, ठीक है। और इससे 3 हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन, और सोमैटोस्टैटिन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है, ये बीटा सेल से निकलता है, और ये क्या करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जो है आपका कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकागॉन जो है ये ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज जब भी बॉडी को नीड हो। सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल से निकलता है, और ग्लूकागॉन अल्फा सेल से। सोमैटोस्टैटिन अल्फा और बीटा की एक्टिविटी को चेक करता है और मेंटेन करके रखता है उनका फंक्शन। किडनी की बात करें, किडनी जो है इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्या है, होता है नेफ्रॉन, इसलिए किडनी की स्टडी को कहते हैं हम नेफ्रोलॉजी। और किडनी के अंदर जो है आपका जो है प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड प्लाज्मा का, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, डेट मीन्स प्रानिस्पंदन इसको कहा जाता है, जिसमें आपका ब्लड प्लाज्मा प्यूरिफाई होता है, और आपका एट द एंड जो है बॉडी में यूरिन रह जाता है, जो बाद में एक्सक्रीट आउट होता है। यूरिन की कॉम्पोजिशन कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि 95% इसमें वाटर होता है, 2.7% आपका यूरिया होता है, 0.3% आपका यूरिक एसिड होता है, और 2% जो होते हैं आपके सॉल्ट देखने को मिलते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। स्किन इज द राइट वन। अगला देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ डैश हार्मोन लीड्स टू ड्वार्फिज्म, बोनापन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, मतलब हाइट नहीं बढ़ी, तो ऑब्वियसली बात है ग्रोथ हार्मोन से। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। डिस्प्रपोर्शनेट ड्वार्फिज्म, टाइप्स ऑफ ड्वार्फिज्म में सम एवरेज साइज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड सम शॉर्टर देन द नॉर्मल पार्ट ऑफ द बॉडी। कुछ नॉर्मल साइज के होंगे, कुछ आपके लगेंगे कि हाँ ये शॉर्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस लड़की की, तो यहाँ पे ऊपर पूरी बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से, लेकिन जो लोअर बॉडी है, लेग्स इनकी पतली रह गई, मतलब लेग्स जो हैं आपकी इनकी छोटी रह गई। तो यहाँ पे देखो इस लड़के की भी ऊपर अपर बॉडी जो है पूरी सेट है, लेकिन नीचे वाली बॉडी नहीं ठीक रही। प्रपोर्शनेट ड्वार्फिज्म क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है स्मॉलर देन होता है ऑल ओवर, मतलब सभी जगह से आप बराबर है हाइट, मतलब बराबर है प्रोपोर्शनेट में है, लेकिन वैसी हाइट कम है, तो डेट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनेट। अब ये कौन सा हार्मोन होता है आपका, STH उसको हार्मोन कहते हैं। STH मतलब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन होता है। अगर मैं कहूँ STH आपकी बॉडी में बढ़ जाए, STH अगर हमारी बॉडी में बढ़ गया तो डेट इज कॉल्ड जिजेंटिज्म, हाइट बढ़ गई तो जिजेंटिज्म कहते हैं। STH अगर बढ़ गया प्लस उसकी चिन जो ठोडी होती है वो बाहर को निकल आ गई, प्रोट्रूड होगी, तो डेट इज कॉल्ड एक्रोमेगाली। जैसे आपने देखा होगा खलीव के केस में एक्रोमेगाली है उसको, ठीक है। और अगर उसकी हाइट शॉर्ट रहेगी तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में ही हमारा है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। थायरोक्सिन हार्मोन की बात करें, ये निकलता है थायराइड ग्लैंड से, और अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम हो गया तो इसका मतलब थायराइड ग्लैंड प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही, और ये इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या चाहिए होता है आपको, आयोडीन कंजम्पशन आपको चाहिए होती है, आयोडीन कंजम्पशन। अगर ये कम हो जाता है थायरोक्सिन हार्मोन, आयोडीन कम हो गया तो डेट इज कॉल्ड ग्वाइटर रोग हो जाता है, गेंगा रोग हो जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इंसुलिन अभी डिस्कस किया था हमने, बीटा सेल से निकलता है और ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कन्वर्ट करता है। ऑएस्ट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑएस्ट्रोजन जो होता है ये आपका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं फीमेल्स के अंदर, वो ऑएस्ट्रोजन हार्मोन हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ग्रोथ हार्मोन इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज 1 ऑप्शन इज द राइट वन। अगला देखते हैं,
हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू सीक द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेने वाला पर्सन इनमें से कौन हो सकता है। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देती है आर्टिकल 143 में, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही पर्सन को एडवाइस दे सकती है और उसके ऊपर होता है मानना या ना मानना, एंड दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दे सकती है अंडर आर्टिकल 143, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। सुप्रीम कोर्ट जो होती है इसके 2-3 मेन फंक्शन होते हैं। इसकी एडवाइजरी यूरिसडिक्शन हो गया, एक होता है ओरिजिनल यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक, मेन, जो आर्टिकल 131 में लिखा गया है, जिसमें आपके सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी विभाजन हो, कोई भी गड़बड़ हो, उसको सॉल्व करता है ये। स्टेट और स्टेट के बीच में कुछ भी गड़बड़ चल रही हो उसको सॉल्व करता है। तो इट मीन्स ये क्या करता है, फेडरल कैरेक्टर को मेंटेन करके रखता है हमारे संविधान के जो आपकी पावर्स डिवाइडेड हैं। तो आप इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि हाँ ये फेडरल कैरेक्टर को मेंटेन करके हमारा रखता है। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, इसमें एक चीज़ आपको और याद क्या रखनी है, कि ओरिजिनल के अंदर यूटी का कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि यूटी सीधा प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होती हैं। ओरिजिनल हो गया और एडवाइजरी हो गया, और एक होता है एपिलिएट का मतलब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सी है हमारी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द करेक्ट वन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए जी आगे देखते हैं। Compared to the 50 years ago, the thinning ozone layer has produced dramatic increase in case of। 50 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, अब ओजोन लेयर जो है आपकी जो है उसकी थिनिंग होने लगी, पतली होने लगी। रीज़न आपको पता है, ग्रीन हाउस गैसेज हो सकती हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज हो सकती हैं। ओजोन जो है आपका ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वही चीज़ जो ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करते हैं, तो उसके कारण जो है थिनिंग देखने को आपको मिल रही है। तो उससे क्या हो जाएगा, अब अगर सपोज करो सन की किरणें सीधी धरती के ऊपर आ गई तो पहले आंखों पे असर पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड कैटारैक्ट। आंखों में मोतियाबिंद हो सकते हैं, आंखें गायब हो सकती हैं आपकी, गायब होने का मतलब अंधे हो सकते हो। दूसरा, स्किन के ऊपर पड़ेंगी, तो स्किन में पड़ेंगी तो स्किन कैंसर भी हो सकता है। अस्थमा की बात करें, अस्थमा कैसे हो सकता है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है इसमें। अस्थमा तो आपकी लंग्स की डिजीज़ है, लंग्स की डिजीज़ है, इसमें कोई पॉसिबल है ही नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें, ये तो हो ही नहीं सकता यार, किसी केस में नहीं हो सकता। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है रंग दृष्टिहीनता, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें आपको रेड कलर और ग्रीन कलर आपको नहीं दिखता, रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखता। और कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये आपका जेनेटिक डिजीज़ है, आनुवंशिक रोग है ये ध्यान रखना। बट इससे ऐसा नहीं है कि हाँ सन की किरणें पड़ी तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, बंदा मतलब मोतियाबिंद हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस का कोई लॉजिक नहीं है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 3 और 4, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। 3 और 4 इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कुछ इनमें क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन इनके साथ और क्या लिंक हो सकते हैं। पहले तो बात करते हैं ओजोन लेयर की। ओजोन लेयर जो है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में है, समताप मंडल में देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपके जेट प्लेन्स चलते हैं, जेट प्लेन्स, ठीक है। अब जो ओजोन होती है ये 2 तरीके की होती है, एक होती है गुड ओजोन, एक होती है बैड ओजोन। गुड ओजोन जो होती है स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, जेट प्लेन्स वगैरह वहाँ पे चलते हैं, और ये हमारे पूरी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छी है। रीज़न इज़ गुड ओजोन इज़ क्योंकि यूवी रेस को आने से रोकती है। बैड ओजोन का मतलब ये ट्रोपोस्फीयर में देखने को आपको मिलती है, शो मंडल में देखने को मिलती है। ट्रोपोस्फीयर में इसीलिए देखने को मिलती है क्योंकि जो भी आपका धुआं वगैरह जो ऊपर से नीचे से धरती से ऊपर जाता है तो ट्रोपोस्फीयर में जमा हो जाता है, और एट द एंड यही धुआं बारिश बन के नीचे आता है। क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, क्लाइमेट के फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्लाइमेट, वेदर, रेनफॉल का फिनोमिना यहाँ पे देखने को मिलता है। और जब ट्रोपोस्फीयर से बारिश आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे, एसिड रेन। और एसिड रेन आपको मैंने बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है ऑप्शन में, या फिर हो सकता है H2SO4 प्लस HNO3, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड हो सकता है। तो ये भी आपका सही है पॉइंट, तो आंसर इसमें डी बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला अस्थमा लंग्स की है, लंग्स की एक क्वेश्चन आता है प्लूरल मेम्ब्रेन, जो लंग्स की आउटर लेयर होती है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। लंग्स में आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की गैस एक्सचेंज। लेकिन अगर पूछा जाए लंग्स में कहाँ पे, तो डैट इज इन द एल्वेलाई, एल्वोलाई जिसे हम कहते हैं वायुकोश कहा जाता है, याद रखिए। कलर ब्लाइंडनेस मैंने आपको बता दिया, स्किन कैंसर अगेन आपको बता दिया। कैंसर क्या होता है, कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस, जो एक सेल है अगर आपका अनकंट्रोल तरीके से टूटता चला जा रहा है, अनकंट्रोल्ड, दैट इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर की स्टडी को कहते हैं हम ऑन्कोलॉजी, जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको क्या कहते हैं हम, ऑन्कोजीन्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी और डी में बनेगा, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 3 और 4 इज द राइट वन।
ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ अ 10,000 MCQ कोर्स, ऐसे ही हमारा GS कोर्स आता है। 10,000 हम करेंगे आगे, ये जस्ट एक आपको बताने के लिए, काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हम चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करते हैं, जैसे अभी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही आपके डिफेंस एग्जाम, स्टेट PCS और आपके जितने भी कोर्सेज मतलब एग्जाम आते हैं, उसके लिए अलग अलग फोल्डर यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये कोड आप लगा के डिस्काउंट ले सकते हैं। और GS कोर्स मेरा पूरा का पूरा थियरी कोर्स है, आप बिल्कुल बेसिक से यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कोड हैं आपको लगाइए। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? StudyIQ ऐप से, या फिर आप वेबसाइट से studyiq.com। ठीक है, काफ़ी बच्चे बीच में कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे। तो ये जो है आप कोर्सेज कहाँ से लेंगे? होम पेज जब ओपन करेंगे होम पेज नजर आएगा, बेस्ट सेलिंग कोर्स दिखेगा, व्यू ऑल का बटन, इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर और GS कोर्स दिखेगा 4थे नंबर के ऊपर। ठीक है, और जितने भी हमने क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये मेरे 10,000 MCQ कोर्स से हमने लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 10,000 MCQ कोर्स से हमने लिए हैं। तो आप थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हम किस तरीके से वहाँ पे पढ़ते हैं। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। हु विल नॉट बी कंसिडर्ड ए मनी बिल? इनमें से मनी बिल जो धन विधेयक बिल होता है, उसे किसे नहीं समझा जाता? पहली बात तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मनी बिल जो आर्टिकल 110 के अंदर लिखा जाता है, मनी बिल को पास करने के लिए 14 दिन का टाइम चाहिए। लोकसभा में आता है, राज्यसभा में जाता है, लेकिन राज्यसभा की कोई पावर नहीं है। अगर मनी बिल जो है राज्यसभा को चेंज कर दे, लोकसभा की मर्जी होगी वो बातें माने या ना माने। राज्यसभा अपने पास 14 दिन के लिए रख के बैठ जाए तो ऑटोमेटिकली बिल पास माना जाएगा। तो इट मीन्स राज्यसभा की कोई भी पावर नहीं है। धन विधेयक बिल के अंदर जो होता है बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे कि आपका कोई भी आप टैक्स लगा रहे हो, बढ़ा रहे हो, वो लिखा होगा, या फिर आपने कोई सैलरीज देनी हो, ठीक है, सैलरीज जो MPs वगैरह की होती हैं, या फिर आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना हो, जुडिशरी के लिए खर्चा, आपने लोन्स और इंटरेस्ट पेमेंट आपने चुकानी हो देश की, तो वो भी आपका इसमें लिखा होता है, धन विधेयक बिल में लिखा होता है। ठीक है, एक बिल को मनी बिल तब कहते हैं जब आपके स्पीकर के साइन हो जाएं, और मनी बिल को लेके आने के लिए पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति परमिशन देता है तो बिल आता है, और एक बिल मनी बिल स्पीकर के साइन से बनता है। अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ इसमें कंसीडर नहीं करी जाती। द बिल विच इम्पोजेज टैक्स एलिमिनेट द टैक्स, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, ये तो आपका मनी बिल होता है। ए बिल रिलेटेड टू द टेकिंग ऑफ द मनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी आपका क्या है? मनी बिल होता है। थर्ड है ए बिल दैट इज नॉट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये गलत है। मैंने अभी आपको तीसरे पॉइंट में बताया था, जो भी पैसा आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालते हैं, ये गलत हो गया। द ए बिल दैट बिल्स अप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स, जब आपका बजट पास होना तो अप्रोप्रिएशन बिल बनता है, तो अगेन ये भी आपका मनी बिल में आएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आपका C ऑप्शन। ये कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आंसर इसमें C ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग schedules of the Constitution of India contains provisions regarding the Anti-Defection Act। एंटी डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदलने के विरुद्ध कानून, जब आप जो एक पार्टी दूसरी पार्टी से आप चेंज नहीं कर सकते, और ये आया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के टाइम पे। राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, पार्टी आप चेंज नहीं कर सकते, एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। अगर कोई पर्सन जीत के पार्टी चेंज कर लेता है तो जो भी आपका चेयरमैन होगा रिस्पेक्टिव हाउस का, अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो स्पीकर, राज्यसभा की बात करूं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा में विधानसभा में वाइस जो भी आपके विधान परिषद है, जो भी रिस्पेक्टिव चेयरमैन होंगे उनको हटा सकते हैं, उनके पास पावर होती है एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये कौन से आपके स्केड्यूल में लिखा गया है? 10th स्केड्यूल में लिखा गया है। आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा। D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा मैं, एंटी डिफेक्शन लॉ तो ये हो गया, ठीक है, D ऑप्शन बन गया। अब एक चीज़ और याद रखनी है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को जो है स्ट्रॉन्ग किसने बनाया था? एंटी डिफेक्शन लॉ को स्ट्रॉन्ग किसने बनाया है? 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने, ठीक है। अब आप कहेंगे 91st एक्ट कैसे? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15% ऑफ द लोकसभा सीटें रख सकता है। तो 15% का मतलब 80, तो इसका मतलब पार्टी चेंज करने के कम चांसेस रहेंगे किसी भी पर्सन के। तो ये याद रखना। आंसर इसमें D इज़ द करेक्ट आंसर। अब जो स्केड्यूल्स होते हैं, ये पहले संविधान जब बना था तो 8 थे, अभी हमारे टोटल 12 हैं। तो 8 से 12 जब हमने किए तो अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, हमें संशोधन करना पड़ेगा आर्टिकल 368 द्वारा। तो ऑब्वियसली बात है हुए। तो अब देखते हैं, जैसे 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 10th शेड्यूल हुआ, ठीक है। 8th शेड्यूल हमारा था लैंग्वेजेस के लिए, 5th शेड्यूल था शेड्यूल एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए,
7th शेड्यूल था लिस्ट के लिए, जिसमें आपका स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के बारे में आती है बातें। इसके अलावा मैं सारे बता देता हूँ आपको। फर्स्ट वाला जो था उसमें यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में लिखा गया है, दूसरे के बारे में सैलरीज़ के बारे में लिखा गया है, तीसरे में शपथ के बारे में लिखा गया है, चौथे में आपकी राज्यसभा की सीट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सीट के बारे में लिखा गया है, पांचवा मैंने आपको बता दिया शेड्यूल्ड एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, छठा में भी शेड्यूल्ड एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसमें 4 राज्य हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 7th आपको बता दिया जो लिस्ट के बारे में बात करता है। 8वां मैंने आपको बता दिया लैंग्वेजेस के बारे में। 9th शेड्यूल जो बात करता है वो आपका बात करता है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, जमींदारी प्रथा के बारे में बात करते हैं, जमींदारी प्रथा, ठीक है, और लैंड रिफॉर्म के बारे में। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 हुआ था इसमें। 10th शेड्यूल की बात करते हैं तो आपका 10th शेड्यूल की बात करें तो 52nd अमेंडमेंट हुआ था। 11th शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं, पंचायती राज के बारे में बात करते हैं तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुआ, जिसमें 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकते हैं पंचायत। और 12th शेड्यूल है आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, जिसमें 18 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है म्युनिसिपैलिटी। याद रखिए आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। 10th शेड्यूल इज द राइट वन। अगला देखिए जी, Which one of the following articles of the Constitution of India says that executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union? क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा ऐसा कथन है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें बोलता है राज्य की कार्यकारी शक्ति का इतना उपयोग किया जाएगा कि संघ की कार्यशक्ति के प्रयोग बाधित या पूर्वग्रह ना हो। मतलब स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर यूज़ करे, लेकिन ऐसा ना हो कि वो बीच में दखल अंदाजी करे जो सेंटर की आपकी एग्जीक्यूटिव पावर है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? ये आर्टिकल 257 में लिखा गया है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, 257 में लिखा गया है। 258 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो होगा वो आपकी गवर्नमेंट, जो आपकी प्रेसिडेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के साथ कंडीशनली, अनकंडीशनली जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड कर सकता है स्टेट के अंदर, उसके ऊपर है। 355 की अगर मैं बात करता हूं 355 की, तो इसमें क्या होता है कि सेंटर जो होती है वो प्रोटेक्ट करके रखेगी स्टेट को। किस केस में? एक्सटर्नल एग्रेशन में, बाहरी विद्रोह से, इंटरनल डिस्टर्बेंस से, जो आपका आर्म्ड रेबिलियन है अपवर्ड, ठीक है, इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखेगी सेंटर। 355 में 358 की बात करते हैं तो 358 में बात क्या करता है कि जिसमें स्टेट जो होती है आपकी, स्टेट कोई भी लॉ बना सकती है एग्जीक्यूटिव एक्शन के तरीके से, लेकिन वो जो चीज़ होगी वो इनकंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब इनकंसिस्टेंट होगी अगर आप फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के बीच में आते हैं। कहने का मतलब ये है स्टेट कोई भी कानून बना सकती है, एग्जीक्यूटिव एक्शन बना सकती है इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। इसके अलावा कोई भी कानून बनाया जा सकता है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए जी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इसको साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में लाना है, जबकि दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ लगाना है। यहाँ पे देखो पेरियार आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क भी है, ये है आपका केरल में। सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये है आपका राजस्थान में। दाचीगाम जो है ये है आपका डेट इज इन द श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। कान्हा डेट इज इन द मध्य प्रदेश। कान्हा टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश। तो लगाओ जी साउथ से उत्तर भारत की तरफ। साउथ में बिल्कुल पहले तो केरल आ गया 1। केरल के बाद ये आपका लास्ट में जाएगा श्रीनगर, ये बनेगा 4th ऑप्शन। पहला 1 और 4 देख लो, सॉरी 1 और 2 देखो कौन सा है, 1 और 2 कोई भी नहीं है तो सी बनेगा। फिर बनेगा 4 कान्हा, बिल्कुल सेंट्रल इंडिया में। फिर बनेगा सरिस्का राजस्थान में, और देन आपका 2, ठीक है। 1 4 3 2 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए जी, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बॉल बेयरिंग इज यूज इन बाइसाइकिल्स एंड कार्स बिकॉज जो बॉल बेयरिंग होता है ये इसलिए करते हैं कि जो आपका इफेक्टिव एरिया है कॉन्टैक्ट का, व्हील और एक्सल का, वो बढ़ जाए। तभी आपके जो बीच में वो होते हैं ना, वो आपने जैसे अलॉयज वगैरह कहते हैं, तो बॉल बेयरिंग होती हैं इस तरीके से। तो वो क्या करते हैं, वो भी एक्सल का भी यही काम है कि जो आपके व्हील और एक्सल के बीच में सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट जो एरिया है वो बढ़ाना। सो यही आपका बॉल बेयरिंग का काम है। That means the effective area of contact between the wheel and the axle जो है इंक्रीज करना, नॉट डिक्रीज करना, इंक्रीज करना। एक सेकेंड रुकिए। द इफेक्टिव एरिया
एक सेकेंड, द बॉल बेरिंग इज़ यूज इन बाईसाइकिल एंड कार्स बिकॉज, देखिए बॉल बेरिंग जो यूज़ किया जाता है ये आपका फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, तो इसीलिए जो बॉल बेरिंग होते हैं वो आपके सफेरिकल साइज़ के होते हैं, सफेरिकल साइज़ के, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होगी वो मूव करेगी तो रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा और ये मिनिमम होगा एज़ कम्पेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। और बॉल बेरिंग जो होती है ये टाइप ऑफ रोलिंग होती है जो आपकी बॉल्स को मेंटेन करके रखती है और आपका सेपरेट करके रखती है, और इस मेन बॉल बेरिंग का जो मेन फंक्शन होता है वो रोटेशनल फ्रिक्शन को कम करना होता है, रोटेशनल फ्रिक्शन को कम करना होता है, इसको कम करना है। और रोटेशनल फ्रिक्शन कम किस में होगी आपकी, अगेन व्हील एंड एक्सल में, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। बिल्कुल, ये डिक्रीज करना इसका फंक्शन होता है, डिक्रीज करना, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। अगला देखिए, नेम द कंपोनेंट ऑफ डाइट विच इज एसिमिलेटेड एज सच, आहार के उस घटक का नाम बताइए जो जिसे इस प्रकार आत्मसात किया जाता है, मतलब ऐसे की ऐसी बॉडी से निकल जाती हैं। देखिए फैट डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन्स भी, कार्बोहाइड्रेट भी, क्योंकि ये तो एनर्जी देते हैं। वाइटामिन्स कोई एनर्जी नहीं देते, रिएक्शंस वगैरह कराते हैं, तो ये बॉडी से ऐसे ही निकल जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था विटामिन सी सबसे ज़्यादा लॉस होता है और विटामिन बी दूसरे नंबर पे, रीज़न क्योंकि ये वाटर सोलेबल हैं, ठीक है, वाटर सोलेबल हैं, और तो ऑब्वियसली बात है विटामिन का सबसे ज़्यादा लॉस होता है, एज सच निकल जाते हैं। और विटामिन को मतलब बताया किसने था, वर्ड किसने दिया था, फंक ने दिया था। वाटर सोलेबल जो होते हैं बी और सी होते हैं, फैट सोलेबल जो होते हैं वो ए, डी, ई और के देखने को आपको मिलते हैं, याद रखिए। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम से 4.2 किलो कैलोरी जो है आपकी एनर्जी देती है। प्रोटीन जो है 1 ग्राम से 5.65 एनर्जी देता है, और वसा जो होती है 1 ग्राम से 9.3 कैलोरीज एनर्जी देती है। तो सबसे ज़्यादा फैट एनर्जी देती है। फैट का काम जो होता है इंसुलेशन, हीट प्रोवाइड करना भी होता है, एनर्जी प्रोवाइड भी करना होता है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन की कमी से प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन हो जाता है, जिसमें 2 रोग हो जाते हैं, क्वाशरकर और मरासमस, क्वाशरकर एंड मरासमस हो जाता है, जिसमें आपकी हड्डियां वगैरह वीक हो जाती हैं क्वाशरकर और मरासमस में। हमारी बॉडी में 50% जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं वो हमेशा हम कार्बोहाइड्रेट से यूज़ करते हैं, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विटामिन। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वार, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टोटल मेंबर थे वैसे तो 389 मेंबर थे, बट मेंबर्स जो आए थे वो कहाँ से आए थे। देखिए बहुत जगह से आए थे। जो मेंबर्स आए थे पहले तो आपके इनडायरेक्टली इलेक्टेड होके आए थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, अप्रत्यक्ष तरीके से चुने हुए, और ये आए थे कहाँ से, प्रोविंशियल असेंबली से। जो प्रांतों में आपकी असेंबलीज थी वहाँ से लोग आए थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब सीधा हमने उनको बिठा दिया वहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव तरह बिठा दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के तो ये आएंगे इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और पेपर में यहाँ पे इलेक्टेड जो है, यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी आ सकता है, तब भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 मेंबर थे, 15 मेंबर इसमें जो थे वो विमेन थी। 11 सेशन हुए हैं, 165 दिन का कार्यवाही करी गई है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनना तैयार हुआ था, और आपका तैयार हो गया था 26 नवंबर को 1949 को, और 26 नवंबर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन डे। और लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, जयप्रकाश नारायण जी, इन्होंने असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं किया था। आंसर ध्यान रखिए, आंसर इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ये आज हमने डिस्कस किया था, आज ऑप्शन में हमने डिस्कस किया था द डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर प्यूरिफिकेशन डिसइंफेक्टेंट, जो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर म्यूनिसिपैलिटी वगैरह यूज़ करती है, तो उसके अंदर हम क्या डालते हैं, तो दैट इज़ क्लोरीनेशन, क्लोरीन डाला जाता है और वाटर प्यूरिफाई कर लिया जाता है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। क्लोरीन जो वाटर को प्यूरिफिकेशन में आपको कौन सी चीज़ और यूज़ करते हैं, हम एलम भी यूज़ कर जाता है, फिटकड़ी जिसे हम कहते हैं, ये भी वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ करते हैं। यूवी रेडिएशन दे दी जाती हैं, तब भी आपका पानी जो होता है प्योर कर लिया जाता है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। बोमिनेशन याद करो, या बस यूवी रेडिएशन होती हैं, लेकिन आपके म्यूनिसिपैलिटी वगैरह के अंदर डिसइंफेक्टेंट की बात कर रहे हैं तो क्लोरीनेशन होता है। आंसर इज़ 1 ऑप्शन। द कंट्री वेयर द पेपर रिसाइकलिंग वॉज इनिशिएटेड इन द वर्ल्ड इज, पेपर रिसाइकलिंग मतलब पेपर को दोबारा से यूज़ करना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुआ था, हेयर इज़ इन द यूएस। बस इतना याद करिए, यूएस में स्टार्ट हुआ था, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूएस इज़ द करेक्ट आंसर। फॉलोइंग इज ए हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ इन द प्लांट्स, मतलब ग्रोथ
प्लांट की रोक देता है, ग्रोथ प्लांट की रोक देता है, ये बात कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोक देता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारा ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ऐसा हार्मोन जो आपके प्लांट्स के लिए जो लाभदायक नहीं है, ग्रोथ नहीं होने देता, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि डोरमेंसी में रहने के लिए मजबूर करता है, ऐसा हार्मोन बताइए। तो वो हार्मोन है आपका एब्सिसिक एसिड। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। एब्सिसिक एसिड जो होता है, एब्सिसिक एसिड ये आपका हार्मोन है जो इनहिबिट करता है ग्रोथ को। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। साइटोकाइनिन की अगर मैं बात करता हूँ, साइटोकाइनिन ये आपकी ग्रोथ करता है, सेल को डिवाइड करता है, सेल को डिवाइड करता है और ग्रो करने में आपको हेल्प करता है। और जब सेल डिवाइड होगा, जब आपका ये सेल डिवाइड होगा तभी तो ग्रोथ होगी। तो साइटोकाइनिन सेल डिवाइड करेगा और सीड की डोरमेंसी को तोड़ता है, सीड की डोरमेंसी को तोड़ता है। ये जिबरेलिन्स की बात करें, ये जो आपका स्मॉल हार्मोन है, स्मॉल प्लांट है, इसको बड़ा करने में आपको हेल्प करता है, यानी कि शॉर्ट को लॉन्ग प्लांट हेल्प में करता है जिबरेलिन्स। ऑक्सिन की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सिन क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, याद रखिए। आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। एक आपका हार्मोन होता है इथाइलिन, ये गैस होती है और ये हार्मोन क्या है, गैसियस हार्मोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर में आता है ये क्वेश्चन, और ये फ्रूट को राइपन करने में आपको हेल्प करता है, फ्रूट राइपनिंग में, ठीक है। फ्रूट क्या होता है, राइपन्ड ओवरी, फ्रूट इज ए राइपन्ड ओवरी, ठीक है, याद रखिए। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एब्सिसिक एसिड। अगला देखते हैं, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट बिकॉज, इंडिया जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि वाई इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, क्योंकि कंट्री का हमारे धर्म कोई भी नहीं है, कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। हमारे हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये सारे धर्मों की इज्जत है। और ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री जो है किसी धर्म को आगे प्रोपगेट कर रही है। सो डैट मीन्स कंट्री हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन बट इट रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। हमारे रिलीजन के लिए आर्टिकल 25 to 28 तक हैं, जिसमें आपके माइनॉरिटीज़ के राइट वगैरह आते हैं, मतलब नॉट माइनॉरिटीज़ राइट बट रिलीजन राइट आते हैं, राइट टू रिलीजन। आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आप धर्म को प्रोपगेट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन स्टेट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ठीक है, ध्यान रखना। और सेकुलर वर्ड मेरे दिमाग में आया, सेकुलर वर्ड हमने डाला है प्रियम्बल में भी, प्रियम्बल प्रस्तावना में भी डाला है, जिसमें आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड हमने डाले हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जो है हमने, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये हमने डाले हैं आपके प्रियम्बल में, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड डाले हैं, ये याद रखना है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। और ये अमेंडमेंट हुई थी आपकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग हमने ऐड किए थे। एक और बताता हूँ आपको, सेकुलरिज्म जो होता है, सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक केस हुआ था, दैट केस वाज एसआर बोमाई केस, एसआर बोमाई केस के अंदर जो है सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। चलिए जी अगला देखते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो होती है, ये किस चीज़ को रिसाइकल करने में आपको हेल्प करती है? ये क्या करती है, ये आपको हेल्प करती है पहले तो कार्बन स्टील वगैरह बनाने में, आपको हेल्प करती है, ठीक है, कार्बन स्टील वगैरह बनाने में हेल्प करती है, और स्टील अलॉयज़ को बनाने में आपको हेल्प करती है, और रिसाइकल करती है आपके फेरस स्क्रैप, ठीक है, यानी कि आपका लोहा का जो स्क्रैप होता है उसको हेल्प करती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। कुछ फैक्ट आपको बताना चाहूँगा इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आयरन की ओर्स याद कर लीजिए, हेमेटाइट, लेमेनाइट, आयरन पायराइट और साइडराइट और मैग्नेटाइट, ये 5 ओर हैं आपकी आयरन की। आयरन पायराइट इज़ FeS2, जिसे हम कहते हैं फूल्स गोल्ड कहा जाता है। जिंक की ओर बहुत बार पूछी जाती हैं, जिंक पायराइट, ठीक है, जिंक पायराइट और कैलामाइट, CALAMIT, जिंक कैलामाइट, ठीक, सॉरी ओनली कैलामाइट, ठीक है, और कॉपर
कॉपर इज़ द, देखिए पहली बात तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कॉपर सस्ता है। सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलता है। कॉपर हमारे देश में पहली मेटल थी जो डिस्कवर करी गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक टाइम के एज के टाइम पे पहली मेटल, क्लियर। और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर और टिन को मिला के, कॉपर और टिन को मिला के 70-30 की रेशियो में हमने बना दिया था ब्रॉन्ज, कांस्य, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी हम कहते हैं। आंसर इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, व्हेन डिड खानवा बैटल फॉट बिटवीन द मुगल्स एंड द राजपूत। देखिए एक्चुअली अब इसमें कहानी है, क्योंकि एक चीज़ बताइए, हमारे देश में जो मुगल्स आए थे वो 1526 में आए थे। कौन आया था? बाबर। कहाँ से? फरगना डिस्ट्रिक्ट अफगानिस्तान से आया था। किसने बुलाया था? दौलत खान लोधी ने बुलाया था। और उस टाइम पे एक थे आपके राणा सांगा जी, मेवाड़ के राजा राणा सांगा जी। इन्होंने रोका नहीं किसको? बाबर को रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आएगा लूटपाट करके चला जाएगा, और बाद में राणा सांगा जी को लगा हम इंडिया संभाल लेंगे। तो क्या हुआ, बाबर ने पहले 1526 में आके लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी ये, फर्स्ट बैटल बिटवीन द जो है बाबर और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी हारा और बाबर का रूल हो गया। बाबर कहता कि मैं यहीं पे रहूँगा अब। तो अब दिक्कत होगी राणा सांगा जी को, राणा सांगा जी को दिक्कत हुई तो बैटल ऑफ खानवा हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि इतनी जो लड़ाई जो है इंपॉर्टेंट ये नहीं थी जो आपकी डेट इज़ पानीपत की लड़ाई, जितनी खानवा का युद्ध था, क्योंकि इसमें लड़ गए थे राणा सांगा जी 1527 में। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा 1527। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। और आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर 1527 इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। अच्छा एक और याद करवा देते हैं आपको पॉइंट। बाबर को दफनाया पहले कहाँ पे गया था? आगरा में, आराम बाग। फिर उसके बाद इनकी बॉडी को उठा के हम काबुल ले गए। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, डेट इज़ बाबरनामा, या फिर आप कह सकते हैं तुजुके बाबुरी, टर्किश लैंग्वेज में। और इसका जो है पर्शियन वर्जन किसने लिखा था? डेट इज़ अब्दुर्रहीम खाने खाना ने लिखा था। और ये जो है नवरत्न में आता है, अकबर के दरबार में। दो आपके मुगल एम्परर हैं जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, एक बाबर और एक जहांगीर। जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी लिखी है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, हाउ डज ए लुब्रिकेंट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। एक लुब्रिकेंट जो होता है वो आपका मूविंग पार्ट ऑफ मशीन का फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। कैसे? कैसे कर देता है? लुब्रिकेंट क्या करता है, मूविंग पार्ट्स के बीच में क्या बना देता है आपका? मूविंग पार्ट्स के बीच में एक थिन फिल्म बना देता है सरफेस की। मूविंग पार्ट के बीच में अगर हम उसको रब करेंगे तो आपका वो रबिंग नहीं होगी। दैट मीन्स द लुब्रिकेंट फॉर्म्स ए थिन फिल्म ऑफ द सरफेस बिटवीन द मूविंग पार्ट सो दैट दे डोंट रब अगेंस्ट ईच अदर डायरेक्टली। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। लुब्रिकेंट की तरह आपका जो ग्रेफाइट है एज ए लुब्रिकेंट में हम इसको यूज़ कर लेते हैं, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और लुब्रिकेशन जो होती है वो हीट जब आपका रोटेट करती है ना, कोई चीज़ आपस में मोशन करती है, हीट जो जनरेट होती है उसको भी कम कर देता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट वन। चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे समझते हैं कि हाँ ऐसी ही है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्चुअली इसके लिए जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो बनता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो वो आगे आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए चेयरमैन चुनता है। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो होता है, जो आपके चेयरमैन होते हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, ठीक है, वो सिलेक्ट किए जाते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है ये जो है आपका एक स्टेप है गवर्नेंस रिफॉर्म में, गवर्नमेंट के रिफॉर्म में, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म में। ये रिफॉर्म को बोला था पीजे नायक कमेटी ने। पीजे नायक कमेटी ने रिकमेंड किया था जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाने के लिए, जिसने आगे पब्लिक सेक्टर बैंक के जो चेयरमैन है वो अपॉइंट करने स्टार्ट कर दिए थे। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है ये क्या करेगा, गवर्नमेंट ओन बैंक्स के जो चीफ होंगे उनको रिकमेंड करेगा सिलेक्शन के लिए, और बैंक को स्ट्रेटजी बताएगा, कैपिटल रेज करने के लिए आपको स्ट्रेटजीज बताएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे आप लिख के बताइए अभी चेयरमैन कौन है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन कौन है, करंट में बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आंसर इसमें वन ऑप्शन बनेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है इसका स्पैन कब कितना होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉल्यूटेंट
स्टैंडर्ड इंडेक्स होता है ये। इसमें जो स्केल होता है वो 0 to 500 तक होता है। 0 to 500 आपने देखा भी होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। 0 to 50 ये होता है गुड। अगर आपका पोल्यूशन इतना है तो गुड है, ये अच्छा है, मतलब इतना नुकसानदायक नहीं है। 51 to 100 है अगर, तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ आपका क्या है, पोल्यूशन वहाँ पे देखने को मिलता है, आप सह सकते हैं। 101 से 150 है तो अनहेल्दी है आपके लिए, अनहेल्दी, और ख़ास करके किसके लिए, सेंसिटिव पीपल के लिए, जो आपके नहीं झेल पाएंगे। 151 से 200 ये तो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है सभी के लिए, सबके लिए अनहेल्दी है। 201 से 300 दिस इज़ वेरी अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी, ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। 301 से 500 की अगर हम बात करते हैं तो ये तो हज़ार्डियस है, ये तो मरने वाला है, हज़ार्डियस। ये इतना मतलब ऐसे लगा लो कि दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, इस तरीके से। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। एयर के अंदर अगर पोल्यूशन बात करें, सल्फर पोल्यूशन है, अगर एयर के अंदर सल्फर पोल्यूशन चल रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या नहीं है, हवा में लाइकन एब्सेंट है। लाइकन एब्सेंट होंगे तब आपके एयर में सल्फर पोल्यूशन देखने को मिलेगा, ये याद रखना। और लाइकन जो होता है, पहला लाइकन पार्क उत्तराखंड में है, मॉस गार्डन भी उत्तराखंड में देखने को मिला। लाइकन जो होता है वो आपका एल्गी और फंगस की मिश्रण से बनता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन से, सिम्बायोटिक एसोसिएशन से लाइकन बनता है। आंसर इसमें डी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब बराबर हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब क्या हो गया कि लॉ के द्वारा सभी इक्वल प्रोटेक्ट किए जाएंगे। तो ये जो है आपका जो है आर्टिकल 14, ये किसको कहता है, जो आपके पर्सन जो हैं इंडिया में रह रहे हैं और जो डोमिसाइल हैं इंडिया के अंदर, सभी पर्सन्स को, सिटीजन ऑफ इंडिया और डोमिसाइल हैं सभी पर्सन को वो कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आंसर इसमें ए ऑप्शन, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी जो है आपका, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक आता है। चलो मैं आपको आगे भी बताऊंगा क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन डाला है 14 to 18 वाला, उसमें आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा क्या है। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे आ जाओ, 14 to 18 वाला वही कॉन्सेप्ट आ गया। अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अनटचेबिलिटी पनिशेबल ऑफेंस है, ये आपका जो है ये कब हुआ था, सो दिस इज इन द आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में लिखा गया है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी अबॉलिश है, ये आपका राइट टू इक्वलिटी में आता है, 14 से 18 तक आता है, ठीक है। अब बात करें सभी की, पहले हम अनटचेबिलिटी के बारे में बात कर लें। अनटचेबिलिटी, अनटचेबल्स, ठीक है। अनटचेबिलिटी का जो है प्रिवेंशन ऑफ सिविल राइट एक्ट, सिविल राइट एक्ट 1976 का आपको देखने को मिलता है, सिविल राइट एक्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अनटचेबिलिटी के लिए अगर मैं बात करूं, अनटचेबिलिटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो अनटचेबिलिटी के लिए गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत काम किया। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग अगर क्वेश्चन पूछा गया, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है, ये किसने स्टार्ट करी थी, ये महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट करी थी। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। और रिजर्वेशन के लिए आपका गांधी अंबेडकर पैक्ट साइन हुआ था 1932 में, जिसे आप पूना पैक्ट कहते हैं, लेकिन ये साइन हुआ था अंबेडकर जी और आपके मदन मोहन मालवीय जी के बीच में, ये याद रखना। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। नाउ इज द आर्टिकल 14 to 18 क्या कहता है, 14 से 18 नंबर आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब बराबर हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम किसी भी पर्सन से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और बर्थ के प्लेस के आधार पे। ये होगा 14 नंबर। 15 नंबर आर्टिकल क्या बताता है, 15 नंबर आर्टिकल बताता है कि आपको जो है ये जो रिलीजन रेस वाला जो बात है, ये आर्टिकल 15 में हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसी भी पर्सन से। आर्टिकल 16 क्या कहता है, अगर आप कोई पब्लिक इंप्लॉयमेंट लेना चाहते हैं तो किसी भी आधार, रंग, भेदभाव से कुछ नहीं किया जाएगा, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएगी यहाँ पे, दिस इज इंपॉर्टेंट। 17 नंबर मैंने बता दिया। 18 नंबर आपको क्या कहता है कि आप नाम के आगे या पीछे टाइटल नहीं लगा सकते, और सिर्फ टाइटल वो लगाए जा सकते हैं या तो अकेडमिक हो, जैसे मैं अपने नाम के लगाता हूँ डॉक्टर विपिन गोयल, अकेडमिक हो, या फिर आप मिलिट्री टाइटल, परमवीर चक्र, शूरवीर चक्र, जो भी चक्र होते हैं, कीर्ति चक्र, पर ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन जैसे भारत रत्न है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये गवर्नमेंट उनको दे देती है, बट ऐसा नहीं है कि ये नाम के आगे पीछे लगा सकते हैं। कोई किसी पर्सन के आगे नाम के आगे पीछे लगाता है तो ठीक है, लेकिन वो खुद नहीं लगा सकता। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। आर्टिकल 17 इज द करेक्ट वन। अगला देखते हैं, जय संहिता। जय संहिता इज एन ओरिजिनल नेम ऑफ, जय संहिता जो है किसका ओरिजिनल नेम है।
जैन संहिता ओरिजिनल नेम है महाभारत का। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और महाभारत को लिखा था वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने लिखा था। ठीक है, महाभारत जो होती है ये लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे बड़ा महाकाव्य है, लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में भी चेंज किया गया था, फारसी भाषा में भी चेंज किया गया था, और उसको हम क्या कहते हैं, रज़मनामा, रज़मनामा कहा जाता है। और ये लिखा था बदौनी ने, बदौनी ने इसको लिखा था पर्शियन लैंग्वेज में। पंचतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो पंचतंत्र है आपका विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा जी ने लिखा था पंचतंत्र, याद रखिए। भगवत गीता की बात करते हैं तो भगवत गीता जो है महाभारत का एक पार्ट है। भगवत गीता जो है इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की गई थी, किसने, चार्ल्स विल्किन ने करी थी, चार्ल्स विल्किंस ने करी थी, इंग्लिश ट्रांसलेशन करी थी, याद रखिए। रामायण की बात करते हैं तो रामायण जो लिखी थी ये लिखी थी वाल्मीकि जी ने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने। और साउथ की यानी कि आपकी तमिल रामायण जो लिखी थी कंबन ने लिखी थी। रामचरितमानस जो अवधी लैंग्वेज में लिखी गई है ये लिखी थी तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी ने लिखी थी। और जो रामायण को पर्शियन लैंग्वेज फारसी भाषा में चेंज किया गया था वो भी बदौनी ने किया था, याद रखिए। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, प्रेशर ग्रुप्स को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, कौन सी पहले आई थी कौन से बाद में आई थी। पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या होता है। प्रेशर ग्रुप का मतलब होता है एक ग्रुप, एक यूनियन, एक संगठन जो क्या करता है, ग्रुप आपका गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जो है आपका प्रेशर बना सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ट्रेड यूनियन की बात करूँ, ठीक है, स्टूडेंट यूनियन की बात करूँ, और या फिर आप स्टूडेंट यूनियन, ट्रेड यूनियन और कांग्रेस सॉरी आपका डेट इज़ किसान यूनियन, तो ऐसे आपके प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है, या स्टेट के लिए या कंट्री के लिए अच्छी नहीं है, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे और वो गवर्नमेंट जो है आपकी पॉलिसीज़ चेंज करने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो होते हैं प्रेशर ग्रुप। अब बात करते हैं कि ये 4 प्रेशर ग्रुप हैं, ये कब बने थे, किस टाइम पर बने थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अगर मैं बात करता हूँ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की, तो ये बना था 31 अक्टूबर 1920 को बना था। 31 अक्टूबर 1920 को बना था, कहाँ पे, बॉम्बे के अंदर बना था। और यहाँ पे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड दीवान चमन लाल, दीवान चमन लाल जो थे वो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ये थे। हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर सभा जो है 1948 में बनी थी। अशोक मेहता और बासवंत सिंह और मणिबेन कारा, मणिबेन कारा ये लोग थे आपके हिंद मजदूर सभा में। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में बनी थी, लखनऊ के अंदर बनी थी। शाहजानंद सरस्वती, शाहजानंद सरस्वती जो थे आपके इसके मतलब जो है कर्ता धर्ता थे, फाउंडर थे 1936 में। फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिकी 1927 में, 1927 में बना था। और ये बनाया था किसने, ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी की एडवाइस से किसने बनाया था, 2 लोगों ने, जीडी बिरला और ठाकुर जो है पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जी ने बनवाया था 1927 में। हेडक्वार्टर बनाए थे न्यू दिल्ली के अंदर। सो आंसर इसमें देखो जी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, ये बना था 20 के अंदर, ये बना था 48 के अंदर, 36 के अंदर, 27 के अंदर। तो पहले 20 वाला आएगा यानी कि 1 बनेगा, फिर बनेगा 27 वाला 4 बनेगा, फिर बनेगा आपका 36 वाला 3rd बनेगा, और लास्ट में 2, 1432 कहाँ पे है, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 1432 इज द करेक्ट आंसर, 1432। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइट आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी जो लाइट्स हैं वो आपकी स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करी जाती हैं, प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। लाइट जो है प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं वो 2 मेनली, ब्लू एंड रेड, ठीक है, ब्लू एंड रेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और वैसे तो आपको मैं बता दूं जो है आपकी ये मेन है, ब्लू रेड एंड वायलेट इज ऑल्सो देयर, ठीक है। वायलेट में फोटोसिंथेसिस सबसे कम होती है और रेड कलर की लाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी देखने को मिलती है। क्लोरोफिल होता है सेंटर में, क्लोरोफिल होता है आपका मेसोफिल सेल्स में जो आपकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करवाता है, और क्लोरोफिल के सेंटर में होता है आपका मैग्नीशियम एटम। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। आर्टिकल 155 और 156 जो है संविधान का वो किसके साथ डील करता है। 155 और 156 जो डील करता है वो डील करता है आपके गवर्नर्स के ऊपर, कि प्रेसिडेंट के पास पावर है टू अपॉइंट द एंड डिसमिस द गवर्नर। अपॉइंटमेंट आपका 155, 156 आपका डिसमिस करना, ठीक है, गवर्नर का। और ये सारा जो काम करता है जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक, ड्यूरिंग द मतलब अकॉर्डिंग टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक गवर्नर रह सकता है।
ये लिखा गया है। और दूसरी बात ये है कि अगर गवर्नर जो है अगर रिज़ाइन देना चाहे तो प्रेसिडेंट को दे देगा, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। सो ये बन गया जी आपका राइट आंसर। और गवर्नर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ, एक गवर्नर जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का कॉमन गवर्नर हो सकता है। वो कौन सी अमेंडमेंट थी? 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये लिखा गया है, याद रखिए। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 324 से 329 तक आता है। 324 सीधा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 326 आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज, जिसमें 18 और 18 प्लस वाले वोट कर सकते हैं। इंटरस्टेट ये कुछ भी नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल आर्टिकल 169 में लिखा गया है कि हाँ, हम विधान परिषद को बना भी सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। ये बिल पहले आएगा असेंबली में, विधानसभा में, वहाँ से 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, फिर जाएगा आपका पार्लियामेंट में, वहाँ से आपका सिंपल मेजोरिटी से बिल पास होके वो बन जाएगा। आंसर इसमें क्या बनेगा जी? आपका डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखते हैं, अगला भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से ये बुक जो है काबुली वाला पुस्तक के राइटर कौन है? काबुली वाला पुस्तक के राइटर कौन है? ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने काबुली वाला भी लिखी है, गीतांजलि पुस्तक भी लिखी है, और इनको पहले नोबेल लॉरिएट हैं। गीतांजलि 1910 में लिखी थी, 1910 में लिखी थी, याद रखिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी जिन्हें हम बार्ड ऑफ बंगाल भी कहते हैं, बंगाल से थे ये, ठीक है। और जो है आपकी यूनिवर्सिटी विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने बनवाई थी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी इन्होंने बनवाई थी, किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनवाई थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1919 का जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इन्होंने नाइटहुड का टाइटल जो है आपका वापस कर दिया था, याद रखिए। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम गुरुदेव भी कहते हैं। गुरुदेव का टाइटल इनको किन्होंने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलते हैं जी आगे। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, ये तो बड़े बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन हैं, इनके ऊपर तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं इन्होंने। आनंद मठ लिखी है इन्होंने, याद करना, ये ईयर याद करना, 1882 के अंदर लिखी है। दुर्गेश नंदिनी 1865 में लिखी है, दुर्गेश नंदिनी। देवी चौधरानी लिखी है, 1884 के अंदर लिखी है। मुंशी प्रेमचंद की अगर हम बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद है आपके गोदान पुस्तक लिखी है यहाँ पे, डैट इज़ इन द 1936। और गबान लिखी है, डैट इज़ इन द 1928। खान अब्दुल गफ़ार खान जी की बात करते हैं तो इनको फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से हम जानते हैं। और ये खुदाई खिदमतगार एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं। रेड कलर की शर्ट पहनते हैं, इनको रेड शर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। खान अब्दुल गफ़ार खान जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करी थी पेशावर के अंदर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। अगला देखिए, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हु हैज़ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब किसके पास राइट है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह बनाने का? सिर्फ एक ही के पास है, आपका पार्लियामेंट के पास। एक्चुअली बिल पास करेगा विधानसभा 2/3 से, फिर किसके पास जाएगा? संसद के पास जाएगा। 50% + 1 प्रेसिडेंट वोटिंग, जाने कि आपका सिंपल मेजोरिटी से वो बिल पास करके वो बना सकते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है हमारे कौन कौन से राज्यों में है? जम्मू कश्मीर में तो खत्म हो गई है, अब कर्नाटक में है, ठीक है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है और आपका यूपी में है। यहाँ पे 6 राज्यों में है जहाँ पे आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है। अगर कल को नहीं बनाई या इनमें से किसी देश की ख़त्म करी तो वो आपका इसी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। गांधी जी का सत्याग्रह का मतलब 2 एलिमेंट के साथ जुड़ता है। वो 2 एलिमेंट कौन से हैं ये ध्यान रखना है। सत्याग्रह मतलब सत्य की राह के ऊपर चलना, और ये जब चलेंगे तो सच का साथ देना है और वायलेंट नहीं होना। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अब बात करते हैं गांधी जी के सत्याग्रह की। तो गांधी जी का सत्याग्रह 1906 में ट्रांसवाल में था, पहला साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और इंडिया में 1917 के अंदर था चंपारण सत्याग्रह, जो इंडिगो कल्टीवेशन के लिए था। इंडिगो कल्टीवेशन के लिए आपका सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह में, और ये बिहार में था, ठीक है, जिसे आप इंडिगो के लिए आपका ये जो सत्याग्रह था। अगर आपसे पूछा कि इंडिगो कल्टीवेशन, इंडिगो रिवोल्ट पूछ लिया तो इंडिगो रिवोल्ट आपका 1857 में हुआ था, वो अलग है।
लेकिन याद रखना गांधी जी का सत्याग्रह जो था वो आपका जो है 3 कथिया लगान और 3/20 बिहार के अंदर चंपारण सत्याग्रह था फॉर द इंडिगो कल्टीवेशन। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी, आपका बी ऑप्शन बनेगा। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इनको बुला के कौन लेके आए थे, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला इनको बुला के लेके आए थे गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह करने के लिए। और गांधी जी इंडिया में आए थे 9 जनवरी 1915 में भारत में आए थे। 9 जनवरी जो है इसी दिन हम मनाते हैं NRI डे, इनके आने की खुशी में, प्रवासी भारतीय दिवस। याद रखना है ये चीज़ें। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। अगला देखते हैं जी, इनमें से ऐसी कौन सी क्रॉप है जो आपकी नाइट्रोजन कंटेंट जो है सॉइल के अंदर बढ़ा देते हैं। मतलब सीधी सी बात है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा देना, और इसमें जो आपकी बढ़ाती है डेट इज़ कॉल्ड पी प्लांट। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। पी, पाइसम सैटिवम इसको कहते हैं, पाइसम सैटिवम इसको कहा जाता है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो पी प्लांट है आपका, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किया था, जेनेटिक्स के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। किसने किया था, जॉर्ज मेंडल ने किया था, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अब पी के अलावा बहुत सारी हैं, जैसे बीन्स हो गए, बीन्स, क्लोवर्स और बहुत सारी चीज़ें और भी। ठीक है, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा पी प्लांट। आंसर इज डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं जो आपकी कॉमन बाउंड्री शेयर करती हैं भूटान के साथ। भूटान, हेयर इज़ द भूटान। ठीक है, भूटान के साथ कौन कौन सी बाउंड्री जो है शेयर करी जाती हैं, कॉमन बाउंड्री शेयर करता है इनमें से। तो देखते हैं, यहाँ पे आपका सिक्किम आ गया, यहाँ पे असम आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, और नीचे आ गया आपका बिहार, ये वाला पार्ट। ठीक है, बिहार। तो ये आपकी बाउंड्री शेयर करती हैं। तो मैं हमेशा इसको ऐसे याद करता हूँ, साब। ठीक है, भूटान साब, भूटान साब, सिक्किम, असम, अरुणाचल और बिहार। तो इसमें देख लो जी, कॉमन बाउंड्री जो है आपका शेयर कौन करता है, कॉमन बाउंड्री जो है आपका नॉट बिहार, ये बिहार नहीं है क्योंकि यहाँ पे है बंगाल, बंगाल है, इट्स नॉट बिहार, इट्स बंगाल, मतलब बंगाल शेयर करता है। तो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, बिहार नहीं है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। बक्सा नेशनल पार्क है यहाँ पे जो है आपका वेस्ट बंगाल में। कोसी, रिवर कोसी को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। मेघालय में आपकी गैरो खासी जयंतिया हिल्स हैं, गैरो खासी जयंतिया हिल्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पे बारिश होती है आपकी। मनसम राम यहाँ पे है, चेरापूंजी यहाँ पे है, याद रखिए। झारखंड के अंदर जो है आपका सोरो ऑफ बंगाल किसे कहते हैं, डेट इज़ आपका दामोदर रिवर को जो स्टार्ट होती है झारखंड से। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। वेस्ट बंगाल इज द राइट वन। सिग्मॉइड कॉलन जो है ये किसका पार्ट होता है, सो हेयर इज अ सिग्मॉइड कॉलन, ये वाला पार्ट है सिग्मॉइड कॉलन, हेयर इज अ सिग्मॉइड कॉलन। ये किसका पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का पार्ट है, बड़ी आंत का पार्ट है सिग्मॉइड कॉलन, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और ये पेल्विस के पार्ट मिलता है, ये फ्रीली मूवमेंट करवाता है आपकी बॉडी के अंदर, फ्रीली मूवमेंट करवाता रहता है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, पहले तो आंसर इज ए ऑप्शन। अब यहाँ पे ही ऑर्गन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सीकम, ये लिखा हुआ है सीकम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CECUM, सीकम। ठीक है, सीकम के साथ ये आपने देखा होगा हल्का सा ये पार्ट जुड़ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये क्या होता है, अपेंडिक्स, जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन फंक्शन कोई भी नहीं करता। पहले एक्चुअली जब आदि मानव थे तो ये क्या करता था, हमें घास फूस खाने को पचाने में हेल्प कर देता था। लेकिन जैसे हम इवॉल्व होते गए, ये हमारी बॉडी में काम करना बंद कर दिया, लेकिन ये बॉडी में अभी भी प्रेजेंट है। इसीलिए कई बार अगर आपको पेन होता है यहाँ पे सीकम रेक्टम के पास, तो क्या करते हैं, इसका जो है इसको काट देते हैं अपेंडिक्स को। रीज़न क्योंकि कई बार अपेंडिक्स फूल जाता है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है, अपेंडिसाइटिस। ठीक है, ये याद रखना। तो इसलिए इसका ऑपरेशन कर दिया जाता है। डेट्स इट, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, याद करना है बस आपको अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स वाला। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अपेंडिक्स किन लोगों में, किन जानवरों में एक्टिव है जो घास खाते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, इनमें एक्टिव है, याद रखना है ये चीज़ें। अब बात करते हैं बाकी ऑर्गन्स की। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ वाटर की एब्जॉर्प्शन देखने को मिलती है। इलियम, इलियम जो है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी फाइनल डाइजेशन, अंतिम पाचन
और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब भी होता है यहाँ पे। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इसीलिए होती है क्योंकि क्या होता है कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके आगे आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से, और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डैट इज़ कॉल्ड विलाई। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, विलाई। और ये क्या करते हैं, विलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली बात है आपकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। अगला देखते हैं, कॉम्पिटिशन ऑफ द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इज मेड बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ द फॉर द वुमेन। जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है पहले तो तैयार कौन करता है, यूएनडीपी तैयार करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। यूएनडीपी एचडीआई इंडेक्स भी तैयार करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इनइक्वालिटी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी तैयार करता है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी ये तैयार करता है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हम जेंडर इनइक्वालिटी जो होती हैं उसमें हम देखते हैं जिसमें आपकी फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में देखने को मिलता है। और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मिलती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो और अडोलेसेंट बर्थ रेट में, मतलब कितनी लड़कियां अडोलेसेंट होकर आपके बच्चे जन्म देती हैं और कितने लोगों की जो डेथ होगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, मतलब बच्चा देते ही मर गई। तो उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में देखा जाता है, हेल्थ देखी जाएगी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखी जाएगी। और दूसरा एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट में क्या कि कितनी जो है पार्लियामेंट में सीट्स हैं, सीट्स के अंदर लड़कियां हैं, हर 25 सीट के मतलब कितनी प्रपोर्शन है एडल्ट फीमेल्स की, और ये एज होनी चाहिए 25 एज होनी चाहिए। या फिर लेबर पार्टिसिपेशन में कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो और इसमें एज 15 और 15 प्लस आपकी एज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तैयार करी जाती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसमें आपका आएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ होगी, एजुकेशन तो आएगा ही आएगा, एम्पावरमेंट मैंने आपको बता दिया, पार्टिसिपेशन इन लेबर बता दिया। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं आप लोग कि हमारा जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हमारा नंबर कितना है, रैंक कितना है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अगला देखते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट लिस्ट। कैसे, फंडामेंटल राइट लिस्ट आर्टिकल 31 में था, अब हमारा 300A में चला गया है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, अब हमारा ये ओनली लीगल राइट बन गया है, ओनली लीगल राइट, ठीक है। तो ये कौन से अमेंडमेंट के कारण, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के कारण जो है चेंज हुआ था। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन सॉरी। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड ऐड किया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हमने आर्म्ड रिबेलियन में चेंज किया था, ये भी 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के दौरान करा गया था। 42nd को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। रीज़न इज़, क्यों कहते हैं, क्योंकि 10 फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से आई। प्रेम्बल में आपका सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किए गए, ठीक है। लोकसभा का समय 1 साल बढ़ जाएगा, एमरजेंसी के टाइम पे लिखा गया। 5 सब्जेक्ट जो हैं हमने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए थे, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, इसमें लिखा गया था। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 क्या कहता है, ये गोलकनाथ केस के ऊपर बात करता है। इसमें ये बात करता है कि हाँ कि पार्लियामेंट्री अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट की अथॉरिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड कर सकता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। विच पेस्टिसाइड इज यूज टू कंट्रोल द पाउडरी माइल्ड्यू, ये पत्तों के ऊपर पाउडर सा आ जाता है, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी चीज़ इसमें इस्तेमाल करी जाती है। बोर्डेक्स मिक्सचर, ये सही है जी। सल्फर, ये भी सही है। एंडोसल्फान नहीं, ये नहीं होता। एलम नहीं होता, एलम तो वाटर प्योरिफिकेशन में होता है, तो ये नहीं बनेगा। ओनली 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अब ये होते क्या हैं, बोडो मिक्सचर इज द कॉल्ड बोडो मिक्सचर, और ये होता है कॉपर सल्फेट और स्लेक्ड लाइम का मिश्रण। कॉपर सल्फेट और स्लेक्ड लाइम का मिश्रण होता है आपका बोर्डेक्स मिक्सचर, समझ आया। सल्फर मैंने आपको बता दिया। एंडोसल्फान क्या होता है आपका, ये क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये, ठीक है, जो आपका यूज़ करे जाते हैं एज ए इंसेक्टिसाइड, जो आपके इंसेक्ट और माइट्स वगैरह को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। एलम जो होता है वाटर प्योरिफिकेशन में आपको हेल्प करता है, वाटर प्योरिफिकेशन में। तो आंसर इसमें ए एंड बी, आंसर इसमें ए इज़ द करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। Every workplace in India have to implement the guidelines prescribed under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act if the workplace has more than dash employees। हर वर्क प्लेस के अंदर ये जो आपकी सेक्शुअल हरासमेंट की जो गाइडलाइंस होते हैं विमेन की, ये आपकी होनी चाहिए अगर वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं। मिनिमम
मिनिमम आपके 10 लोग अगर काम कर रहे हैं या 10 लोग से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल होंगी। याद रखना है, आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, सी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ये विशाखा केस क्या था, फॉर वट, विशाखा केस किस चीज़ के लिए था, बस इतना सा लिख के बताना है अपना, विशाखा केस इज फॉर, दैट्स इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन एज मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से कौन सी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से ऐड करी गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा, और हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी और 11वीं ऐड करी गई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा ऐड करी गई थी। क्लियर। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन सी नहीं है। तो पहले ऑप्शन देखते हैं, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल द स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। बिल्कुल, आपने कलेक्टिव एक्टिविटी अप्रोच बना के ही चलना है, ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। टू रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये नहीं है। नोबल आइडियाज़ को फॉलो करना जो हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए जो हमें इंस्पायर करेंगे, ये बिल्कुल सही है। और आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम के लिए जो भी हैं उसको सम्मान करना, ये भी हमारा धर्म है, मतलब काम है, फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी। बी इज़ नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बी इज़ नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट जस्टिसेबल। अगला देखते हैं जी, ये जो है कठपुतली का खेल होता है, आपको पता है, पपेट्स का खेल। उड़ीसा के अंदर पपेट्स को क्या कहते हैं, इन पपेट्स को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पे आंसर देखिए जी, उनको कहते हैं हम कुंदेई, कुंदेई कहा जाता है यहाँ पे उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल जिसे हम कहते हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क, चिलिका लेक, लेगून लेक है हमारी, गाहिर माथा बीच जहाँ पे आपके ऑलिव रिडले टर्टल जो है मास नेस्टिंग करते हैं, और उस मास नेस्टिंग को हम क्या कहते हैं, अरीबदा, अरीबदा कहा जाता है उस मास नेस्टिंग के प्रोसेस को। यमपुरी की अगर हम बात करते हैं तो ये देखने को मिलते हैं बिहार में, बिहार पपेट्स। गोम्बैत्ता, गोम्बैत्ता जो है कर्नाटक के। पावाकुथु ये है केरल के, पावाकुथु दैट इज केरल, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, कुंदेई इज द राइट वन। अगला देखते हैं, शेल गैस जो हमारे वर्ल्ड में, इंडिया में जो ग्लोबल गैस एक्सप्लोरेशन मार्केट है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है शेल गैस की, कौन सी प्रॉपर्टी में हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी सबसे ज़्यादा, क्यों इसकी जो है आपकी ग्लोबल मार्केट के अंदर जो है इसकी प्रोडक्शन जो है इसकी वैल्यू करी जा रही है, और शेल गैस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती चली जा रही है। पहली तो बात तो शेल गैस जैसे हमारा कृष्णा गोदावरी डेल्टा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। शेल गैस जो आती है वो हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानों से हमें देखने को मिलती है, सेडिमेंट्री रॉक से हमें देखने को मिलती है। जैसे नेचुरल गैस हो जाए, शेल गैस हो जाए, ऑयल की बात करूँ मैं, पेट्रोल डीजल की बात करता हूँ, ठीक है, कोल की बात करता हूँ, तो ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टानों से देखने को मिलते हैं। शेल गैस इसीलिए बढ़ती चली जा रही है क्योंकि इसकी कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। बाकी ऑप्शन देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी इसकी लेस पॉल्यूटिंग बनाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी अलग है और मतलब हैंडल करी जा सकती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये ह्यूज रिजर्व देखने को मिलते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन है इसकी, ज़्यादा हमें खर्चा करना नहीं पड़ता, आंसर इज सी ऑप्शन। और यूएस के पास तो बहुत सारे रिजर्व हैं यहाँ पे शेल गैस के। हु कंपोज आहियोल इंस्क्रिप्शन, आहियोल इंस्क्रिप्शन की रचना किसने करी थी, आहियोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। आहियोल इंस्क्रिप्शन जो किया था, आहियोल इंस्क्रिप्शन रवि कृति की इंस्क्रिप्शन है, पहली बात तो ए ऑप्शन बनेगा। अब बात करते हैं वाई आहियोल इंस्क्रिप्शन, आहियोल इंस्क्रिप्शन की जो ये मतलब ये आहियोल इंस्क्रिप्शन कैसे, हु कंपोज आहियोल इंस्क्रिप्शन, वाई। अब एक्चुअली क्या है कि जो जब हर्षवर्धन की अगर हम बात करते हैं, हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन इंडिया में जब साउथ में जाने लगा था, चालुक्य वंश साउथ में जाने लगा था, तब चालुक्य वंश के एक राजा थे पुलाकेशिन द्वितीय, पुलाकेशिन II एक राजा थे, उनके साथ पूरी लड़ाई हुई थी हर्षवर्धन की। तो पुलाकेशिन II ने हर्षवर्धन को हराया, हर्षवर्धन को जब हराया तो एक रवि कृति ने लिख दिया, आहियोल इंस्क्रिप्शन में लिख दिया था ये, ठीक है। पहले तो ये इतना पॉइंट समझिए कि पुलाकेशिन II ने हराया हर्षवर्धन को और ये लिखा गया, आहियोल इंस्क्रिप्शन लिखा गया। अब एक तो पॉइंट बन गया ये। अब पुलाकेशिन II को भी किसने हराया था, नरसिम्हा वर्मन ने, नरसिम्हा वर्मन I ने। और ये कौन है, ये पल्लव वंश का राजा है,
पल्लव वंश का राजा है और इसने जब पुलकेशिन II को हराया तो इन्होंने एक टाइटल लिया दैट इज कॉल्ड वातापी कोंडा। वातापी कोंडा मतलब वातापी को जीतने वाला। वातापी को हम और क्या कहते हैं, बादामी भी कहा जाता है, क्योंकि बादामी वातापी वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्य वंश। क्लियर, याद रखिए। तो पहले तो मोटे मोटे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, आंसर इसमें 1 बनेगा। अब डिस्कस करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के ऊपर हर्षचरिता लिखी गई है, जो लिखी है भानभट्ट ने, जो इनकी बायोग्राफी है। हर्षवर्धन खुद एक लेखक हैं जिसने लिखी है नागानंद और जो है आपका प्रियादर्शिका। ये सारी पुस्तकें जो हैं किसने लिखी है, हर्षवर्धन ने खुद लिखी हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं यहाँ पे हरिसेन की। हरिसेन जो हैं इन्होंने लिखी है इलाहाबाद पिल्लर इंस्क्रिप्शन, और इसने लिखा है समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। अब समुद्रगुप्त कौन है? समुद्रगुप्त जिनको आप कहते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने बोला था? V.S. स्मिथ ने बोला था। नेपोलियन ऑफ इंडिया V.S. स्मिथ ने बोला था इनको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। कविराज के नाम से भी इनको जानते हैं, कविराज के नाम से, क्योंकि कवि बहुत सारे रहते थे इनके दरबार में। सिक्कों के ऊपर वीणा बजाते हुए सिक्के जारी किसने किए थे? अगेन समुद्रगुप्त ने किए थे। आंसर इस 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। विच इज ए नेचुरल कोलॉइड? प्राकृतिक कोलॉइड कौन सा है? इनमें से प्राकृतिक कोलॉइड कौन सा है इनमें से? तो वो है इनमें से ब्लड। कोलॉइड होता क्या है जिसमें आपका कोलॉइड होता है जिसमें आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो। सॉल्वेंट जो है ब्लड के अंदर आपका क्या है? प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट है, और आपके जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो है सेल में RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं। आंसर इसमें B ऑप्शन बनेगा। और ब्लड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? विलियम हार्वे ने दिया था। ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप की बात करूं तो कार्ल लैंडस्टीनर याद करिए बस, लैंडस्टीनर ने दिया था। ठीक है। और ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक है ये। 7.4 इसकी pH वैल्यू देखने को मिलती है, 7.4। आंसर इज B ऑप्शन। केन शुगर की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें केन शुगर मतलब आपका सुक्रोज मिलती है। केन शुगर केन और सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ग्लूकोज जो होती है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शुगर होती है और फ्रूट शुगर इसको कहते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl नॉर्मल आपका सोडियम क्लोराइड नमक। यूरिया NH2CO NH2 जिसे हम कहते हैं, और इसमें 46% जो होती है वो नाइट्रोजन देखने को मिलती है। और यूरिया हमारी बॉडी में बनता है लीवर में बनता है। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी और सबसे रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा है इसकी। फाइब्रोनजन कंपल्सिव प्रोटीन होता है ब्लड क्लॉटिंग में, वो ये बनाता है, लीवर बनाता है। हेपरिन प्रोटीन भी यही बनाता है जो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता इनसाइड द बॉडी, और फाइब्रोनजन जो ब्लड क्लॉटिंग करता है आउटसाइड द बॉडी करता है। यूरिया जो है पहला कंपाउंड बनाया गया था लैब के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज इंपॉर्टेंट 1। आंसर इसमें B ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ब्लड इज अ राइट 1। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इलेक्टोरल रोल्स इन इंडिया? इलेक्टोरल रोल्स के लिए जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो कौन सी है? इलेक्टोरल रोल इज नॉर्मली एवरी ईयर टू ऐड द नेम ऑफ दोज हु आर टर्न 18, जो 18 प्लस हो चुके हैं, जो 18 के हैं 1 जनवरी को, एंड दे हैव मूव्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूंसी एंड टू रिमूव एंड नेम्स ऑफ दोज हु हैव डाइड और मूव्ड आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। कोई जन्मे हैं, कोई जन्मे तो नहीं मैं कहूँगा, कोई 18 साल के हैं और 18 प्लस हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकें कि जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, तो ये सारे पर्सन जो हैं इलेक्टोरल रोल्स में 1 जनवरी को आते हैं। ये बिल्कुल पॉइंट सही है। दूसरा देखते हैं। अपडेटिंग ऑफ द इलेक्टोरल रोल ओनली स्टॉप्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन आफ्टर द नॉमिनेशन फॉर कैंडिडेट हैव क्लोज्ड। बिल्कुल सही है ये भी पॉइंट, कि जो अपडेट्स होते हैं इलेक्टोरल रोल के ये स्टॉप कर दिए जाते हैं इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे, और जब नॉमिनेशन हो जाती है फॉर कैंडिडेट्स हैव क्लोज। बिल्कुल सही है। तो आंसर दोनों बनेंगे। बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2 आंसर इज B ऑप्शन इज द राइट 1। अगला देखते हैं। हंगर स्ट्राइक हुई थी जेल में, कौन से फ्रीडम स्ट्रगल डाइड हुए थे, मतलब डेथ हुई थी? एक्चुअली क्या था, भगत सिंह ने ये हंगर स्ट्राइक करी थी। भगत सिंह ने हंगर स्ट्राइक करी थी, जिसमें बोला गया था कि जो गोरों को मिलता है, अंग्रेजों को मिलता है, जैसे ट्रीटमेंट वैसे मिलता है, वो ही हमारे सेना लोगों को मिलना चाहिए। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस,
जिसमें 63 डेज़ के बाद जतिंदर नाथ दास की डेथ हो गई थी 64th डे के बाद, 64th डे पे हुई थी 63 डे के बाद, ठीक है। तो पहले तो आंसर लिखते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा, जतिन दास जी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ये जो है आपके जो फ्रीडम फाइटर थे, रेवोल्यूशनरी थे, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट हुए थे, जेल में थे, हंगर स्ट्राइक करी, 13 सितंबर 1929 को मर गए थे, डेथ हो गई थी इनकी, और ये इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट थे, और इनकी जो मतलब ये सारी कंडीशन वही थी, और इनके जो डेथ है उनने पूरे कंट्री को शॉक कर दिया था, हिला के रख दिया था इनकी डेथ ने। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी, आपका सी ऑप्शन बनेगा, जतिन दास इज द करेक्ट आंसर। भगत सिंह ने ये मूवमेंट स्टार्ट करी थी। भगत सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी वाई आई एम एथीस्ट, वाई आई एम एथीस्ट, ठीक है, याद रखिए। और भगत सिंह की बात करते हैं तो भगत सिंह जी ने जो है भारत नौजवान सभा स्टार्ट करी थी लाहौर में 26 में। 28 में जो है इन्होंने सॉन्डर्स को मारा था, लाल लाजपत राय जी का बदला लेने के लिए स्कॉट को मारने गए थे, सॉन्डर्स को मारा था। 29 में इन्होंने असेंबली के अंदर बॉम्ब फेंका था। भगत सिंह के साथ कौन थे, बटुकेश्वर दत्त थे, याद रखना, ठीक है। 1931 में 23 मार्च 1931 जो है आपके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को क्या किया था, हैंग कर दिया गया था तीनों को। बाल गंगाधर तिलक जी की अगर हम बात करते हैं, ये बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य तिलक भी कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठा नाम का पेपर, और जो है मराठा, वन इज़ मराठा एंड केसरी, ये जो है पेपर इन्होंने जारी किए थे बाल गंगाधर तिलक जी ने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मराठा था आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, और केसरी था आपका मराठी लैंग्वेज में। बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल और गणेश चतुर्थी को एज ए फ्रीडम स्ट्रगल का एक टूल बोला था। और जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इन्होंने जो है होम रूल लीग स्टार्ट करी थी। होम रूल लीग 1916 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाए थे इन्होंने, मुंबई जो है महाराष्ट्र में स्टार्ट करी थी, हेडक्वार्टर वाज पुणे। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने बोला था इनको, वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था, वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था। बाल गंगाधर तिलक जी जो है नेशनलिज्म फैलाई थी इन्होंने महाराष्ट्र में, और नेशनलिज्म फैलाई थी बिपिन चंद्र पॉल ने बंगाल के अंदर, और पंजाब में लाला लाजपत राय जी ने, इसलिए इनको बोलते हैं लाल बाल पाल बोला जाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। अगला देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 12 और 35। फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 12 और 35 के बीच में क्या है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से हमने लिए हैं, और ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं, और ये जस्टिसेबल हैं, ध्यान रखना। जस्टिसेबल का मतलब क्या कि अगर आपसे फंडामेंटल राइट छीन लिया जाए तो आप केस जा कर सकते हो। रिट वर्ड डाला गया है हमारे आर्टिकल 32 में। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ लिखते हैं हम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, जिन्हें हम हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसमें अगर आपके फंडामेंटल राइट आपसे छीन लिए जाए तो आप कोर्ट में जाके आप केस दर्ज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 226 के हाई कोर्ट के अंदर। तो ये आपके क्या हैं, जस्टिसेबल होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं। सो यहाँ पे क्या बनेगा, जस्टिसेबल तो है ही नहीं है, बट हाँ हम इसमें अमेंड भी कर सकते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, अमेंड भी कर सकते हैं और जस्टिसेबल भी हैं। तो पार्ट 3 में बोलते हैं, पार्ट 3 इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। 12 से लेके 35 हैं, ये आ गया राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। ये आपके जो हैं आपके देखने को मिलते हैं पार्ट्स। क्लियर, याद रखिए, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। नेशनल पार्टी घोषित करनी है आपको, नेशनल पार्टी, तो उस पार्टी के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उस पार्टी के पास 3-4 चीज़ें फिलअप होनी चाहिए। क्या, या तो 2% जो है आपने 2% सीट्स लोकसभा की जीती हों, लोकसभा की सीट जीती हों 3 स्टेट से, एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट से 2% सीट्स लोकसभा की जीती हों 3 डिफरेंट स्टेट से। पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 6% वोट जो है आपको 4 और 4 से प्लस स्टेट से मिल जानी चाहिए, और एडिशन में आपके पास 4 लोकसभा सीट भी होनी चाहिए। क्या बोला मैंने, 6% आपकी जो है जितनी वोटिंग हुई है उसमें 6% आपकी होनी चाहिए, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स को मिला के, या फिर प्लस आपने 4 लोकसभा की सीट जीती होनी चाहिए, कहीं से भी जीती होनी चाहिए। एक बन गया दूसरा पॉइंट। तीसरा होता है कि एक स्टेट पार्टी होनी चाहिए 4 राज्यों में, तो भी आपका वो घोषित कर देगा क्या कि वो नेशनल पार्टी है। तो यहाँ पे देखिए जी क्या बनेगा, 10% ऑफ द वैलिड वोट्स इन द 4 और मोर स्टेट, गलत है, ये 6% चाहिए आपको, ठीक है, 6% चाहिए और 4 सीटें चाहिए। 4% ऑफ द वैलिड वोट्स इन द, गलत हो गया ये भी, 15% ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो तीनों गलत हैं, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2% लोकसभा की उनको
2% लोकसभा की सीटें चाहिए, 2% ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा इन 3 डिफरेंट स्टेट। और वोटिंग की अगर हम बात करें तो 6% चाहिए। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। अगला देखते हैं, इसमें मैंने आंसर लिख दिया वैसे एक्चुअली। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बताता है राइट टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी, आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। आर्टिकल 132 की बात करें तो ये अपीलेट जुरिसडिक्शन होता है जिसमें हम अपील कर सकते हैं। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ये गलत है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 111 कहते हैं कि जो राष्ट्रपति के पास बिल जाते हैं, राष्ट्रपति के पास पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के पास पेश किए जाते हैं, उसमें हाँ ना करना आर्टिकल 111 में लिखा गया है, तो ये भी गलत है। 32 आपको मैंने अभी बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी रिट वगैरह डालते हैं आप फंडामेंटल राइट्स के लिए, ये भी गलत है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। तो फिर अच्छा ये बताओ कि किस में लिखा हुआ है कि हम पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी जो बना सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 29A सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 29A के अंदर लिखा गया है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कंडीशन ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ तो बहुत धीमी हो रही है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि लोगों के पास पैसा आ रहा है, काम मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब स्लो चल रहा है। और हाई अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन चल रही है, ग्रोथ भी कम होगी और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। आपकी स्टैग्नेशन, इकोनॉमी रुक चुकी है, काम रुक चुके हैं और प्राइस राइज होता चला जा रहा है, प्राइस राइज होता चला जा रहा है। मतलब क्या हो गया कि मोटा मोटा अगर हम बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, ठीक है, और प्लस इन्फ्लेशन भी चल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन और इकोनॉमी रुकी हुई है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन उसको कहते हैं, मुद्रास्फीति जनित मंदी उसको कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या होता है कि आपकी जो परसेंटेज है 40, 80, ये परसेंटेज बढ़ती चली जाती है महीनों में। तो इसमें क्या होता है, रुपये की जो वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है। कभी भी आपने देखा होगा लाख लाख रुपए के नोट, जैसे इंडोनेशिया वगैरह में, जिम्बाब्वे कंट्री में बोलते हैं, ठीक है, लाख लाख रुपए के नोट, तो वहाँ पे मुद्रास्फीति जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन है कि 10-5 रुपए की तो वैल्यू खत्म ही हो चुकी है वहाँ पे। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल मतलब पैसा आएगा तो डिमांड होगी। जैसे कि अगर आपके बैंक लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा दे रहे हो, ठीक है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट चल रही हो, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही हो, तो इस तरीके से जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकती है। कॉस्ट पुश का मतलब क्या है कि कॉस्ट लग गई, अगर आपने इंपोर्ट जो है महंगा मंगाया तो ऑब्वियसली बात है आपके लिए इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। और ऐसी चीज़ें अगर आप कॉस्ट लगा के बना रहे हो तो आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, स्टैगफ्लेशन इज द करेक्ट आंसर, स्टैगफ्लेशन। अगला देखते हैं, एनी चार्ज फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मे बी प्रेफर्ड। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर राष्ट्रपति का अंडर आर्टिकल 61 लिखा गया है, और रीज़न क्या है, इनकैपेसिटी, ठीक है, और मिसबिहेवियर। ये 2 रीज़न है आपके, ठीक है, ये 2 रीज़न है आपके कि जिसके कारण जो है इनको हटाया जा सकता है। नॉट मिसबिहेव, इनकैपेसिटी, बस इन है क्या वो घोषित नहीं है, संविधान में लिखा नहीं गया कि इनकैपेसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे। और दूसरी बात करते हैं, राष्ट्रपति का जो हटाना 61 नंबर में लिखा गया है आर्टिकल में। अब हटाया कैसे जाता है, पहले तो क्या होता है कि पहले तो 1/4 लोगों की मंजूरी चाहिए रिटर्न में, और एक किसी भी सदन से होने चाहिए, आइदर हाउस किसी भी सदन से, वो लोकसभा से भी हो सकते हैं, वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं। ये लिखित में अगर मैं कहूँ कोई भी सदन ने भेजा, ये 14 दिन तक 14 ये बिल जो जाता है रिटर्न में, ये जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास 14 दिन होते हैं कि 1/4 लोगों की बातें माने, सुने, समझे क्या है। अगर राष्ट्रपति इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देते तो 14 दिन के बाद ये बिल दोबारा से आ जाएगा उसी सदन में। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि लोकसभा ने बिल स्टार्ट किया था, तो ये बिल उसी सदन में आ जाएगा लोकसभा में, तो स्पीकर बोल देंगे कार्रवाई स्टार्ट करी जाए। तो लोकसभा में 2/3 से अलग से पास होगा, फिर जाएगा राज्यसभा में, यहाँ से आपके 2/3 से अलग से पास होगा, और जैसे ही दोनों सदन पास करेंगे, जो आपका टेम्परेरी प्रेसिडेंट बैठा होगा, जो क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट उस टाइम में, ठीक है, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे। तो मतलब जो भी प्रेसिडेंट बैठा होगा उसको साइन करके हटा देगा हमारे करंट प्रेसिडेंट को, जो थोड़े टाइम के लिए इम्पीचमेंट के लिए उसको हटाया गया था। तो बात करते हैं यहाँ पे कि प्रेफर किसके द्वारा किए जाते हैं, तो प्रेफर किए जाते हैं आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो ये पूछते हैं कितनी मेजोरिटी चाहिए हटाने के लिए, तो आपका बनेगा 2/3, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन अगर हम कहें बिल उठाना है तो 1/4 चाहिए, कहाँ से, किसी भी सदन से, आइदर हाउस से। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। अगला देखते हैं,
इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो बेस है आपका मोंटेक्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? कौन सा एक्ट है मोंटेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के अकॉर्डिंग? मोंटेक्यू कौन है यहाँ पे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है। चैम्सफोर्ड कौन है? गवर्नर जनरल वाइसरॉय है यहाँ पे। और कौन सा एक्ट जो है इसको हम कहते हैं 1919 के एक्ट को हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दैट इज कॉल्ड मोंटेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसके अंदर हमने बात क्या करी गई थी? इसमें हमने बात करी थी कि जो भी आपका सेक्रेटरी होगा स्टेट का, वो गवर्नमेंट के जो अफेयर्स होंगे उनको कंट्रोल करेगा। इसमें 2 सदनों की बात यहाँ पे करी गई थी। जो मेन पावर थी, जहाँ पे वर्ड था, वो था डेयार्की। डेयार्की लगाई गई थी प्रोविंसेस में। डेयार्की का मतलब द्वैध शासन, जहाँ पे 2 पावर्स होंगी। एक तो आपका रिजर्व सब्जेक्ट होंगे और एक आपके होंगे ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट में कैसे? लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, आर्मी, डिफेंस, फाइनेंस, ये होगा। और ये सारा किसके पास होगा? गवर्नर जनरल वाइसरॉय के पास, कि वो संभालेगा यहाँ पे, ठीक है। और ट्रांसफर सब्जेक्ट में जो आपके इंडियन लोगों को दिए जाएंगे, पब्लिक हेल्थ, ठीक है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये हमें इंडियन पर्सन को दिया जाएगा। और इन्होंने क्या बोला कि हम 10 साल के लिए आपको ये डेयार्की दे रहे हैं। 10 साल के बाद एक रिपोर्ट बनेगी और उसके रिपोर्ट के देखेंगे कि हाँ आगे ये आपके आगे बढ़ने चाहिए, जब उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि क्या होना चाहिए। और यही हुआ था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 27 में बनाया गया था, इंडिया में 28 में आया था। वो इसीलिए आया था इस रिपोर्ट के अगले रिफॉर्म के लिए। साइमन कमीशन का बहिष्कार इसीलिए किया गया था क्योंकि सारे वाइट मेंबर थे, क्योंकि यहाँ पे प्रोविंसेस में भी शक्तियाँ लग रही थी ना, ट्रांसफर सब्जेक्ट हमारे पास थे, हमसे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा था। ऑल वर वाइट मेंबर, नो इंडियन मेंबर वर देयर, दैट्स वाई हमने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी देख लेते हैं 1892 का एक्ट, जिसमें आपका बजट डिस्कशन के लिए पहली बार बात हुई थी यहाँ पे, इनडायरेक्ट इलेक्शन की पहली बार बात हुई थी यहाँ पे, ठीक है। 1909 का एक्ट, इसको हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। मॉर्ले कौन है यहाँ पे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। मिंटो कौन है यहाँ पे? गवर्नर जनरल वाइसरॉय, ठीक है। 1909 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट की यहाँ पे बात करी गई थी। हिंदू हिंदू वोट करेगा, मुसलमान मुसलमान को वोट करेगा। 1919 का हो गया। 35 के एक्ट की अगर हम बात करते हैं, 35 का एक्ट जो है इसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ स्लेवरी। एक्ट ऑफ स्लेवरी कहा जाता है, ठीक है। एक्ट ऑफ स्लेवरी किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको बोला था। दूसरी बात है 35 के एक्ट जो है आपका जो है 75% हिस्सा जो है संविधान का यहाँ से लिया है, यानी कि 3/4 हिस्सा यहाँ से लिया है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में बोला गया था ये। अगला देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया था आपका, कब ज्वाइन किया था इन्होंने? जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप में इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार बनाई गई थी। तो मुस्लिम लीग ने कब ज्वाइन किया था इनको? 24 अक्टूबर 1946 में इसको ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग ने, और इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई थी। और 1946 में ही डायरेक्ट एक्शन डे बोला गया था। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब क्या है? डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब है लड़के लेंगे पाकिस्तान। ये मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था, क्योंकि इनको पता लग गया था मोहम्मद अली जिन्ना को कि मेरे पास तो कोई पावर नहीं आई, ठीक है। तो इसने ऐसे कर दिया, दंगे करवा दिए सभी जगह के ऊपर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। इंटरिम गवर्नमेंट में जो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे आपके, लोग प्राइम मिनिस्टर की तरह रोल प्ले किया था। वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं उन्होंने होम मिनिस्ट्री का कारोबार संभाला था। बलदेव सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर थे आपके उस टाइम पे, ठीक है। ऐसे सारे मिनिस्टर थे। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। 24 अक्टूबर 1946। अगला देखते हैं, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन टू इशू एन ऑर्डिनेंसेज। पहली बात तो पावर कौन सी है? ऑर्डिनेंस जो लिखा गया है, ऑर्डिनेंस होता है आर्टिकल 123 के अंदर। आर्टिकल 123 के अंदर लिखा गया है प्रेसिडेंट का, और गवर्नर का होता है आपका 213 में, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होती है? ऑर्डिनेंस तब होती है जब आपके पार्लियामेंट जो होगी वो सेशन में ना हो, यानी कि सेशन नहीं चल रहा हो, तो आपकी पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस जारी करी जा सकती है। और ऑर्डिनेंस जो है सीधा कानून है। इट इज़ ए एग्जीक्यूटिव लॉ, सीधा का सीधा कानून लग जाएगा। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए, इमरजेंसी आ जाए कि कानून लगाना पड़े। तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं? एक जो है ऑर्डिनेंस इशू कर देते हैं। राष्ट्रपति की ये लेजिस्लेटिव पावर होती है, लेकिन अगर उन्होंने पूछा कि लॉ कौन सा है तो वो एग्जीक्यूटिव लॉ है। ये ऑर्डिनेंस कब तक लगती रहती है? 6 महीने तक लगी रहेगी। 6 महीने के बाद अगर इसके ऊपर किसी ने बात ना करी, ये खत्म हो जाएगी। अगर इसके ऊपर बात करनी स्टार्ट कर दी कि हाँ इसको प्रॉपर तरीके से लॉ बनाना चाहिए, तो 6 हफ्ते का टाइम होता है उनके पास कि इसको प्रॉपर तरीके से कानून बना दें। अगर उन्होंने पूछा पेपर में कि ऑर्डिनेंस की पावर कितने महीने हैं, तो 6 महीने, और मैक्सिमम पूछा 6 महीने 6 वीक, 6 वीक तक भी आपकी ऑर्डिनेंस लगी रहेगी, बाद में आपका कानून बनाया जा सकता है।
पार्लियामेंट द्वारा बिल पास करके। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। ये पावर पूछ रहा था, पावर थी आपकी लेजिस्लेटिव पावर, लेकिन कानून कौन सा था, एग्जीक्यूटिव लॉ था। याद रखना है सारी चीज़ें, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। कैसे लगे आपको लेक्चर बताना कमेंट सेक्शन में लिख के। जो भी अपडेट्स होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। क्लियर, जो भी अपडेट्स होंगे आपको पता लगते रहते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज जो है प्रॉपर तरीके से MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQ तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके SSC रेलवे और डिफेंस एग्जाम CDS CPF के क्वेश्चंस और प्लस UPSC स्टेट PCS के क्वेश्चन भी मैं इसके अंदर डिस्कस करता हूँ। अभी मैंने थोड़े टाइम के लिए रोक रखे हैं, क्योंकि मैं कुछ जो टॉपिक्स हैं वो पेंडिंग में रहते हैं, उसको कंप्लीट करके फिर मैं इसी चीज़ के ऊपर टारगेट करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये 30 अप्रैल तक आप परचेज कर सकते हैं विपिन 10 कूपन कोड लगा के। GS कोर्स जो है हमारा पूरा का पूरा जो है एक थियरी कोर्स है। इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हैं, टॉपिक क्या है, कैसे हमने इसमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से करेंगे, 2 जगह से। StudyIQ ऐप से भी कर सकते हैं आप लोग, और आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं studyiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज। यहाँ पे आपको दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा 3 नंबर के ऊपर, और GS कोर्स नजर आएगा आपको 4थे नंबर के ऊपर। जो भी कोर्स आपको अच्छे लगें आप परचेज करें, आप प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर, सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर। अच्छे से पढ़िए, इस लॉकडाउन के टाइम को, इस सिचुएशन को जो है आप घर में बैठ के अपनी पढ़ाई से ज़्यादा आगे लेके जाइए। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।